फिर कुछ सोचते हुए उसकी हंसी गायब हो गई। वह सोच रही थी अभी तो तुम इतनी खुश हो मान, पर पता नहीं तब क्या तुम्हारा रिएक्शन होगा जब मैं तुम्हें आज सब सच बता दूंगी। डर लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है मान, क्योंकि तुमसे दूर तो रह सकती हूँ मैं, पर तुम्हारे नज़रों में खुद के लिए नफरत देखकर नहीं जी पाऊंगी मैं। मान, शिवांगी शिवांगी। 3-4 बार शिवांगी को आवाज़ देने के बाद भी जब वो नहीं सुनी तो मान शिवांगी के कंधे पर हाथ रखा और जोर से हिलाया। शिवांगी होश में आई और पलट के मान के तरफ देख के बोली, सॉरी वो मेरा ध्यान कहीं और था। आप कुछ बोल रहे थे क्या, मुझे समझ में नहीं आया। मान, तुम कभी कभी कहाँ खो जाती है ऐसे शिवांगी, ऐसे कौन सी बात है कि तुम कभी भी कहीं भी अपने गहरी सोच में चली जाती हो और ऐसे जाती हो कि तुम्हें आजू बाजू में क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। शिवांगी, सॉरी वो मैं बस इतना खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए खो गई थी, और मौसम काफ़ी अच्छा है ना, और यह नज़ारे भी तो कितने खूबसूरत है बस इसीलिए। मान, मैं कब से तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ शिवांगी, पर पता नहीं तुम्हें हो क्या जाता है। चलो खैर छोड़ो, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अभी और आधा घंटे लग जाएंगे हमें जहाँ जाना है वहाँ पहुँचने में, तो क्या तुम कुछ खाना या पीना चाहोगी? अगर तुम्हें भूख लगी हो तो यहाँ कोई बड़ी होटल तो नहीं है, पर सामने एक ढाबा है। शिवांगी, नहीं ब्रेकफास्ट तो कर लिया था इसलिए भूख तो नहीं लगी है, पर हाँ कहीं चाय मिल जाए तो पिला दीजिए। मान, तुम बहुत बड़ी ती लवा हो ना शिवांगी। शिवांगी, हाँ मुझे चाय बहुत पसंद है, आप मुझे दिन रात सुबह शाम कभी भी चाय पिला सकते, मैं मना नहीं करूंगी। मान, पर इतना चाय सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है शिवांगी। शिवांगी, अच्छा तो बहुत कुछ नहीं होता है सेहत के लिए, जैसे सिगरेट शराब, फिर भी इंसान पीते हैं ना, आप भी तो पीते हैं। मान, हाँ पी लेता हूँ कभी कभी, पर हमेशा नहीं शिवांगी। जहर एक बार पिया जाए या हर बार जहर जहरी होता है, ये बात और है कि आप स्ट्रांग जहर पीते हैं जो जल्दी असर करेगा और मैं स्लो पॉइजन। मान, वैसे मैं यह नशा भी छोड़ने की सोच रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ अब एक ही नशा करना है। शिवांगी, कौन सा नशा? अब यह नया कौन से नशे की बात कर रहे हैं आप? मान, तुम्हारी बात कर रहा हूँ मैं, अब सिर्फ तुम्हारा ही नशा करना है मुझे बस, तुम जब मेरे साथ हो तो मुझे कोई दूसरे नशे की जरूरत नहीं है। शिवांगी मान के बातों को सुन के शर्माने लगी और उसने अपने चेहरे को खिड़की की तरफ घुमा ली। इस वक्त उसके चेहरे पर एक सुर्ख लाली छाई हुई थी। थोड़ी देर में मान कार रोका और बोला, चलो अब उतरो। शिवांगी बोली, क्या हम पहुंच गए? तो मान बोला, नहीं अभी तक नहीं, पर तुम्हें चाय पीनी थी ना, और उसने साइड में इशारा करते हुए दिखाया और बोला, ये रहा ढाबा, हम यहाँ चलकर चाय पी सकते हैं। शिवांगी और मान एक साथ उसे ढाबे में जाकर एक तख्त पर बैठ गए। ये ढाबा ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, इसलिए टेबल कुर्सी के जगह पर यहाँ पर छोटे छोटे तख्त रखे हुए थे। वह दोनों वहाँ पर आकर बैठे तभी एक छोटा सा बच्चा है उनके पास आया और बोला, क्या लेंगे साहब? शिवांगी देखी तो वह लड़का मुश्किल से 10 या 11 साल का होगा। हाफ पैंट के ऊपर मैली सी हाफ शर्ट, पैरों में चप्पल भी फटी हुई थी जिसे सिल के पहना हुआ था, कंधे पर एक कपड़ा था। तो शिवांगी उससे पूछी, नाम क्या है तुम्हारा? लड़का, क्यों मैडम आपको क्या काम है? नाम से आप काम बोलो ना, क्या चाहिए? मान, अरे तुम तो बड़े बदतमीज हो, वो तुमसे प्यार से नाम ही तो पूछ रही है, बता दो ना क्या प्रॉब्लम है। लड़का, देखो साहब बात ऐसी है, एक तो ये ढाबा इतना छोटा सा है, ऊपर से ऐसे सुनसान इलाके में, यहाँ पर कस्टमर भी बहुत कम आते हैं। सेट अगर देखेगा मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ तो सेट मुझे डांटेगा, उससे अच्छा है आप मुझे अपना ऑर्डर ही दे दो, मैं सेट को जाकर आपको ऑर्डर बता देता हूँ। शिवांगी, क्या इस ढाबे का ओनर तुम्हें मारता है? लड़का, पर क्यों मैडम, मैंने आपको बोला ना प्लीज़ अपना ऑर्डर बता दो मैडम, वो सेट देख रहा है मुझे। मान, एक मिनट शिवांगी, पहले इसे ऑर्डर दे देते हैं फिर बाकी की बातें बाद में करेंगे। शिवांगी ने हाँ में अपना गर्दन हिलाई तो मान उस लड़के से बोला, एक काम करो यहाँ पर कॉफ़ी मिल जाएगी मुझे? लड़का, जी साहब मिल जाएगा। मान, तो एक काम करो, इस मैडम के लिए एक अदरक वाली चाय और मेरे लिए एक स्ट्रांग कॉफ़ी और साथ में कुछ स्नैक्स होगा तो लेते आना। लड़का, साहब ये से न का स मतलब मान, मतलब चाय के साथ में अगर कुछ खाने को होगा तो लेकर आना। वो लड़का चला गया अपना ऑर्डर लेकर। तो शिवांगी मान से बोली, कैसे इंसान है, इतना छोटे बच्चों से काम करा रहा है। मान, दुनिया ऐसे ही है शिवांगी, जो जितना मजबूर होता है दुनिया उसका उतना ही ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। थोड़ी ही देर में वो लड़का चाय कॉफ़ी के साथ में कुछ कुकीज ले आया तो मान बोला, तुम बैठो यहाँ पर हमारे साथ। तो वह लड़का बोला, नहीं नहीं साहब, मैं यहाँ पर बैठूंगा तो मालिक डांटेगा। मान, नहीं डांटेगा, तुम बैठो, तुम्हारे सेठ को मैं देख लूँगा। वो लड़का सामने के तख्त पर बैठ गया तो शिवांगी बोली, अब तो बता दो अपना नाम। लड़का, मुझे नहीं पता मेरा नाम, वैसे सब यहाँ पर मुझे छोटू बुलाते हैं, पर मुझे मेरा एक अच्छा सा नाम चाहिए, छोटू नाम मुझे नहीं पसंद। शिवांगी, तो इसका मतलब तुम्हारा दूसरा कोई नाम नहीं है, सब तुम्हें छोटू ही बुलाते हैं? लड़का, हाँ, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता शिवांगी, अगर मैं तुम्हें एक नाम दूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा? क्या तुम अपना वह नाम रखोगे? छोटू, क्यों नहीं मैडम, आप मुझे बहुत अच्छी लगी, आप बहुत प्यारी भी हो, अगर आप मुझे कोई अच्छा सा नाम देंगी तो मैं आपसे वही नाम रखूंगा अपना। शिवांगी, पर मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे मैडम नहीं दीदी बुलाओगे, बोलो मंजूर?
छोटू, मंजूर चलेगा मैडम, मेरा मतलब दीदी शिवांगी, तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है और तुम बहुत मासूम भी हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम अनब, तुम अब से अपना नाम अनब ही रखना। ओक। छोटू ने हाँ बोल तो शिवांगी बोली यहाँ आओ मेरे पास बैठो, तो वह लड़का जाकर शिवांगी के पास बैठ गया तो शिवांगी पूछी वैसे अनब तुम कब से हो यहाँ पर? अनब, पता नहीं, जब से और भी छोटा था तब से यहीं पर हूँ। मान शिवांगी और उसे लड़के को काफी देर से बात करते हुए सुन रहा था, तो उसने आवाज देकर उसे ढाबे के मालिक को बुलाया। वो मालिक मान के सामने आया और बोला क्या हुआ साहब, इस लड़के ने कुछ किया क्या? मान, नहीं इसने कुछ नहीं किया, पर क्या तुम्हें पता नहीं है इतने छोटे से बच्चे से काम करना चाइल्ड लेबर गुनाह है। मालिक साहब, ये जगह देखी है कितना सुनसान है, यहाँ पर बहुत कम ही लोग आते हैं, धंधा भी काम होता है, ऊपर से ये लड़का जब से पैदा हुआ है यहीं पर है, खाने पीने के बदले में कुछ तो काम करना ही होगा ना, इसे फोकट में तो इसे मिला सब कुछ नहीं सकता ना। मान, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो, इसके माँ बाप कहाँ है? ढाबे का मालिक साहब, इसके माँ बाप नहीं है, ये लड़का यही मुझे रोड पर पड़ा हुआ मिला था, पता नहीं किसका पाप होगा जिसने अपना पीछा छुड़ाया होगा इससे। आजकल के जवान बच्चे मस्ती में सब कुछ कर तो लेते हैं और आगे जो परिणाम निकल के आता है उसे संभाल नहीं पाते और ऐसे ही फिर अपने गुनाहों पर कहीं बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। ये बच्चा जब मुझे मिला था तब ये 1 हफ्ता या उससे 2-3 दिन ज्यादा का ही होगा। तब मेरे यहाँ पर एक बुरी औरत काम करती थी, मैंने सोचा इसको पुलिस में दे दूँ, पर पता नहीं उस बुरी औरत की ममता कहाँ से जाग गई और इसे अपने पास रख लिया। 4-5 साल तक तो वह बुरी औरत इसे संभालती रही, फिर एक दिन रोड एक्सीडेंट में वह बुरी औरत भी चल बसी, तब से ये लड़का यहीं पर है, इसे घर लेकर नहीं जा सकता साहब, क्योंकि घर में मेरे बीवी बच्चे भी हैं, मेरी बीवी को ये पसंद नहीं आएगा और मैं इतना कोई बड़ा पैसे वाला इंसान भी नहीं हूँ जो ऐसे ही घर लेकर जाऊँ और उसको पढ़ाओ लिखाओ और बड़ा करूँ, इतने पैसे मेरे पास नहीं है साहब। तो ये यहीं पर रहता है, तब से छोटा मोटा काम भी कर लेता है मेरा और मैं इसे 2 वक्त का खाना भी दे देता हूँ। शिवांगी को उसे बच्चों की बातें और उसे ढाबे वाले की बातें सुनकर बहुत बुरा लग रहा था। मान को भी अच्छा नहीं लगा तो उसने बोला आज के बाद तुम्हें इस बच्चे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके सारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, इसका पढ़ना लिखना जो भी खर्च होगा सब कुछ, पर आज के बाद ये काम नहीं करेगा, ठीक है? फिर उसे बच्चों की तरफ घूमकर मान बोला देखो अनब, आज के बाद तुम कोई काम नहीं करोगे, क्या तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है? तो उसे लड़के ने बोला हाँ सर, हिलाया और बोला मैं भी पढ़ना चाहता हूँ पर कभी मौका ही नहीं मिला पढ़ने का। तो मान बोला ठीक है, मैं मुंबई में रहता हूँ, तो मैं यहाँ से जब वापस जाऊँगा तो वहाँ जाकर तुम्हारे लिए सारे इंतजाम कर दूंगा तुम्हारे लिए और फिर तुम्हें वहाँ पर बुला लूँगा, तुम वहीं पर किसी हॉस्टल में रहकर पढ़ सकते हो, ठीक है? मान के बातों को सुनकर वह लड़का बहुत खुश हो गया। मान और शिवांगी अपने अपनी चाय और काफ़ी खत्म की और मान उसे ढाबे वाले के हाथ में कुछ पैसे रखें, तो ढाबे वाले पैसों को देखते हुए बोला सर ये तो आपके बिल से बहुत ज़्यादा है। मान, रख लो, तुम्हारे बिल का जितना हिसाब है वो तुम रख लेना और बाकी की जो पैसे हैं भी वह भी तुम रख लेना, क्योंकि जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक इस लड़के की जिम्मेदारी तुम्हारा है, यह अब से तुम्हारे यहाँ काम नहीं करेगा तो इसके खाने पीने का जितना भी खर्चा है वो इस पैसे से पूरा करना और इससे काम नहीं करवाना, ठीक है? उसे ढाबे वाले ने बोला ठीक है साहब, जैसे आप बोलते हैं मैं वैसा ही करूँगा, पर अगर आप नहीं आए तो, क्योंकि बड़े बड़े बोल तो सभी बोलते हैं। मान, मैं जरूर आऊँगा। ढाबे वाला ठीक है साहब, मैं 1 हफ्ते तक आपका इंतजार करूँगा, पर अगर आप नहीं आए तो फिर ये लड़का वापस से काम करेगा यहीं पर। मान, ठीक है चलेगा। शिवांगी और मान खड़े हो गए और झुककर उसे लड़के को बाय बोला और बोला हम वापस आएंगे और तब तुम्हें ले जाएंगे, ठीक है? तब तक तुम इनके साथ अच्छे से रहो। शिवांगी ने देखा अनब उन दोनों के तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा था, तो शिवांगी बोली चिंता मत करना अनब, हम वापस जरूर आएंगे और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे, अभी के लिए हम चलते हैं, ओके बाय। शिवांगी प्यार से अनब के सर पे हाथ घुमाई। मान और शिवांगी धागे से निकालकर अपना गाड़ी तक पहुंचे। वह दोनों गाड़ी में बैठ नहीं वाले थे कि कुछ दूरी पर बहुत जोर से ब्लास्ट हुआ। अनिका ने अंजलि मामी और किशन मामा से कहा मामा मामी एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं भी अटेंड करके आती हूँ। ये कहते हुए अनिका गार्डन में परिवार से थोड़ा दूर चली गई। अनिका ने जब फिर से फ़ोन की स्क्रीन की ओर देखा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों बाद उसकी गुरु डॉक्टर वांगा पट्टू उसे फ़ोन कर रहे थे। अनिका डॉक्टर वांगा को जितनी रिस्पेक्ट करती थी उससे कहीं ज़्यादा उनसे डरती भी थी। डॉक्टर वांगा पट्टू बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थे और बढ़ती उम्र के साथ उनका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था, यहाँ तक कि फ़ोन उठाने से भी अनिका को डर लग रहा था। किसी तरह अनिका ने हिम्मत करके डॉक्टर वांगा का फ़ोन उठाया। फ़ोन उठाते ही अनिका उनसे कुछ कहे उससे पहले डॉक्टर वांगा पट्टू ने अनिका से पूछ लिया कहाँ हो तुम इस वक्त, जल्दी जवाब दो। डॉक्टर वांगा पट्टू इस वक्त तकरीबन 100 साल के थे। उनकी आवाज़ थोड़ी भारी थी और उनकी बात सुनने में थोड़ी अनक्लियर भी थी, मगर इतनी उम्र होने के बावजूद उनकी आवाज़ में कमज़ोरी बिल्कुल नहीं थी। अनिका ने डॉक्टर वांगा पट्टी की बात का जवाब देते हुए कहा सर मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ, मगर क्या बात है सर, आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं।
डॉक्टर वांगापट्टू ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद अनिका की बात का जवाब दिया। दिल्ली में कोई गुलेरिया परिवार तुम्हें ढूंढ रहा है, उन्हें तुम्हारे पास किसी का इलाज करवाना है। क्या नाम था उनका? करण। हाँ, करण गुलेरिया। इससे पहले कि अनिका डॉक्टर वांगापट्टू को कह पाती कि वह जाने के लिए तैयार है, डॉक्टर वांगापट्टू ने अनिका से कहा, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं, वो आदमी बीमार नहीं है, उसने जीने की इच्छा छोड़ दी है, उसके शरीर के सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया है, अभी उसे अमृत टैबलेट देकर जिंदा रखा गया है। अगर तुम वहां चली भी जाओ तो उसके अंदर तुम जीने की चाहत फिर से पैदा नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हारा वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर अनिका मन ही मन सोचने लगी कि अगर करण गुलेरिया अनिका की शक्ल देख लेता है तो शायद उनके मरने की इच्छा और ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि वह जानती थी करण गुलेरिया को अनिका को देखकर उसकी मां स्वाति की याद जरूर आएगी। और अब तक अनिका ने करण गुलेरिया के बारे में जितनी बातें सुनी थी उनसे ये साफ जाहिर था कि करण गुलेरिया अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से नफरत करता था तो वह थी स्वाति मल्होत्रा। अनिका ने डॉक्टरों वांगापट्टू की बात मानते हुए उनसे कहा, ठीक है सर, नहीं जाऊंगी। सर, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनी है, आप कैसे हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? फोन पर अनिका को डॉक्टर वांगापट्टू की सांसें तेज होने की आवाज़ आने लगी। डॉक्टर वांगापट्टू ने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, मेरी तबीयत को क्या होने वाला था? इस दुनिया में सिर्फ एक बीमारी का कोई इलाज नहीं, और वह है बुढ़ापा। अनिका ने हिम्मत करके डॉक्टर वांगापट्टू से पूछा, सर क्या मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ? बस एक बार आपको देखना चाहती हूँ। डॉक्टर वांगा ने गुस्सा होते हुए अनिका से कहा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं बचा जिसे देखकर किसी को खुशी होगी। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना ही चाहती हो तो मैंने जो तुम्हें शिक्षा दी है वह शिक्षा आगे बढ़ाना, मेरी कला और आयुर्वेद की परंपरा को आगे बढ़ाना। अगर तुमने मेरे लिए ये कर दिया तो समझ लेना तुमने मेरी सिखाई हर चीज़ का मोल चुका दिया। बुढ़े टीचर के मुंह से यह बात सुनकर अनिका की आंखें भर आई। अनिका ने फिर अपने गुरु से पूछा, सर क्या आप मुझे एक बार देखना नहीं चाहते? अनिका की इस बात पर डॉक्टर वांगापट्टू की सांसें और तेज हो गई, उनका गुस्सा बढ़ने लगा था। उन्होंने आवाज़ ऊंची करते हुए अनिका से कहा, अब तुम कोई बच्ची नहीं रही, यह सब बातें अब तुम पर शोभा नहीं देती। ये कहते हुए डॉक्टर वांगापट्टू ने फ़ोन काट कर दिया। अनिका को पता था कि डॉक्टर वांगापट्टू की अगर कोई एक चीज़ थी जिस पर वह कभी काबू नहीं पा सके थे तो वह थी उनके गुस्से की आदत। अनिका जितना डॉक्टर वांगापट्टू से डर रही थी उतनी ही अनिका को उनकी चिंता भी थी। अगले दिन सुबह जब रिया जागी तो उसने देखा अनिका उसके बगल में सो रही थी। रिया को पता था कि मम्मा अभी और 1-2 घंटे तक जागने वाली नहीं थी। रिया ने अपनी मम्मा का लैपटॉप ऑन किया और सनी चाचू ने भेजे हुए लिंक पर लॉग ऑन किया। सनी और रिया ने पहले ही अपनी मीटिंग का टाइम डिसाइड कर रखा था, इसीलिए रिया अनिका के जागने से पहले ही अपनी लाइव स्ट्रीम खत्म करने वाली थी। रिया लैपटॉप पर सारी तैयारियां कर रही थी, तभी सनी का फ़ोन आया। सनी ने रिया से कहा, देखो लाइव स्ट्रीमिंग की सारी तैयारियां हो चुकी है, तुम्हारे पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फैंस हैं, आज ऐसा कुछ करो कि तुम्हें देखकर लोग पागल हो जाए और तुम पूरी दुनिया में मशहूर हो जाओ। थोड़ी देर सोचने के बाद रिया ने सनी से पूछा, मुझे लगता है कि मैं गेम खेलने में ही सबसे बेस्ट हूँ, लोग मुझे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मैं उनकी फेवरेट गेमर हूँ, क्यों ना हम उनके सामने एक लाइव गेम खेलें। लाइव स्ट्रीमिंग में लाइव गेम, इससे उन्हें ऐसा लगेगा जैसे गेम खेलते वक्त वह मेरे साथ जुड़े हैं। रिया का यह आइडिया सुनकर सनी उछल पड़ा। सनी ने कहा, ये तो सॉलिड आइडिया है भतीजी, और अगर इस लाइव स्ट्रीम में मैं तुम्हारे साथ compete करूं तो हो सकता है कि मेरी भी फैन फॉलोइंग बढ़ जाए, और अगर आज मैं तुम्हें हराने में कामयाब हो गया तो ये भी हो सकता है कि कल से तुम्हारी जगह लोग मेरे दीवाने हो जाए। सनी की इस बात पर रिया ने सनी को चैलेंज करते हुए कहा, तो फिर हो जाए चैलेंज चाचा भतीजी में, देखते हैं आज सबके सामने कौन हीरो बनेगा और कौन जीरो। करण गुलेरिया हाउस। सुबह जब करण गुलेरिया की आंखें खुली तो उनके नौकर ने उन्हें बताया कि आकाश सर सारी रात आपकी बगल में बैठकर जाग रहे थे। नौकर की आवाज़ से आकाश, जो करण गुलेरिया की बेड के बिल्कुल बगल में एक चेयर पर सो रहा था, अचानक जाग गया। आकाश की लाल आंखों को देखकर करण समझ गया था कि आकाश पूरी रात सोया नहीं था। अपने चाचा को होश में आते देख आकाश बहुत खुश हो गया। उसने करण गुलेरिया का हाथ पकड़ इमोशनल होकर उनसे कहा, चाचा गुलेरिया परिवार को आपकी बहुत ज़रूरत है, मैं अकेला परिवार को और बिजनेस को नहीं संभाल सकता, मुझ में आप जितनी काबिलियत नहीं है, आप हम सबको छोड़कर इस तरह नहीं जा सकते, अभी आपको और हमारे साथ रहना होगा। ये कहते वक्त आकाश की आंखों में आंसू जरूर थे, मगर कहीं ना कहीं आकाश झूठ बोल रहा था। कहने वाले ये भी कह रहे थे कि आकाश में बिजनेस और परिवार संभालने की सूझबूझ करण से भी ज्यादा थी, और इसलिए करण गुलेरिया के रिटायर होने के बावजूद आकाश ने परिवार और बिजनेस दोनों को इतनी अच्छी तरह संभाल कर रखा था। करण गुलेरिया ने अपनी आंखें झपकाते हुए आकाश से कहा, मैं ठीक हूँ। करण गुलेरिया की आवाज़ में बिल्कुल जोर नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे 2 शब्द बोलने के बाद करण गुलेरिया थक गए थे। आकाश गुलेरिया को पता था कि उसके चाचा करण गुलेरिया को मोबाइल गेमिंग बहुत पसंद थी। उनका मन रखने के लिए आकाश ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला। फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हुए आकाश ने करण गुलेरिया से कहा, चाचा मुझे पता है आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये देखिए चाचा, आजकल ये गेम बहुत पॉपुलर है, मैं तो कहता हूँ एक बार आप भी इसे खेल के ट्राई कीजिए। एक जमाने में करण गुलेरिया एक गेमिंग एक्सपर्ट हुआ करता था।
मगर स्वाति के जाने के बाद करण का किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था। परिवार के लोगों ने बहुत कोशिश की ताकि करण किसी चीज़ में अपना इंटरेस्ट डेवलप करें, उसे बार बार नई नई गेमिंग टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाते रहते। बचपन में आकाश ने भी अपने चाचा के लिए तरह तरह की गेम्स ढूंढकर उन्हें गिफ्ट की थी, मगर किसी तरह करण किसी भी गेम में इंटरेस्ट नहीं बना पाया था। जैसे ही आकाश ने मोबाइल पर गेमिंग ऐप ऑन की, मोबाइल की स्क्रीन पर रिया और सनी की लाइव स्ट्रीम फ्लैश होने लगी। तभी करण गुलेरिया के कानों पर रिया की मीठी आवाज़ पड़ी। रिया सनी से कह रही थी, आज मेरे सारे फ्रेंड्स को पता चल जाएगा कि इतनी सी उम्र में मैं क्यों गेमिंग चैंपियन हूँ। जिस पर सनी ने कमेंट करते हुए कहा, आज मैं भी अपनी पूरी ताकत के साथ तैयार हूँ तुम्हें हराने के लिए। आखिर सुपरस्टार सनी एक छोटी सी स्वीट एंजल से हारेगा? बिल्कुल नहीं। ये कहते हुए सनी हंसने लगा। तभी रिया ने सनी से कहा, स्वीट एंजल नाम में आखिर बुराई क्या है? ये नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे किसी गुड़िया का नाम हो। रिया की यह बात जैसे ही करण गुलेरिया ने सुनी, करण की आंखें चौड़ी हो गई। करण गुलेरिया ने काफ़ी वक्त में पहली बार अपने बेड से उठने की कोशिश की। उन्होंने आकाश का फ़ोन अपने हाथों में ले लिया। आकाश और पास खड़े नौकर ने बिना कुछ कहे करण गुलेरिया को सपोर्ट देकर बेड पर बिठा दिया। करण गुलेरिया ने जब स्क्रीन पर स्वीट एंजल नाम पढ़ा तो उसे अचानक कुछ याद आने लगा। कुछ सालों पहले जब करण गुलेरिया और स्वाति मल्होत्रा इंटरनेट पर चैटिंग करते थे, करण इस बात पर हमेशा स्वाति को चिढ़ाता था कि स्वाति ने अपना चैटिंग नाम स्वीट एंजल रखा था। करण हमेशा स्वाति से पूछता कि नाम हमेशा ताकतवर होना चाहिए, जैसे हिटमैन, करण द रॉकस्टार। तब स्वाति उसे कहती थी कि नाम से ही इंसान का गुण पहचाना जाता है। मैं जैसी हूँ वैसा नाम रखूंगी, तुम जैसे हो वैसा नाम तुम रखो। अगर हमारी बेटी हुई तो मैं उसका नाम भी लिटिल एंजल रखूंगी, प्यारी सी गुड़िया लिटिल एंजल। करण गुलेरिया ने कांपते हुए हाथों से आकाश का मोबाइल अपने हाथ में पकड़ा। दूसरी ओर सनी ने जानबूझकर आज रिया के सामने एक ऐसी गेम रखी थी जो रिया के लिए बिल्कुल नई थी। जैसे ही गेम शुरू हुई, रिया ने लाइव स्ट्रीम पर सनी से कहा, चाचू यू आर टू स्मार्ट। आज लाइव स्ट्रीम पर तुमने गेम ही बदल डाली। मगर यह मत भूलना चाचू की जीत हमेशा प्लेयर की होती है, और चाहे गेम कोई भी हो उसे समझने के लिए मुझे बस उस गेम पर थोड़ा वक्त बिताना है। रिया की बात का जवाब देते हुए सनी ने कहा, तो देखते हैं आज प्लेयर जीतता है या फिर इस गेम पर खेलने का मेरा एक्सपीरियंस। देखते ही देखते सनी और रिया की लाइव स्ट्रीम पर दुनिया भर से बहुत सारे गेमर जुड़ने लगे। कोई सनी को सपोर्ट कर रहा था तो कोई रिया को। गेम में स्पोर्टर अपने फेवरेट प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए टोकन भेज रहे थे। हर 10 टोकन के लिए उन्हें चार्जेस भी भरने होते थे। क्योंकि सनी ये गेम पहले से जानता था, इसलिए उसके ज़्यादा स्पोर्टर गेम में जुड़ने लगे। ज़्यादातर लोग सनी की जीत पर बेट लगाने लगे और देखते ही देखते सनी का टोकन नंबर 1 लाख के पार हो गया। सनी की कुछ सपोर्टर्स रिया को ट्रोल भी करने लगे थे। रिया उन सबकी बातों का प्यार से मगर बहुत चालाकी से जवाब देने लगी। किसी ने रिया को ट्रोल करते हुए लिखा, ये गेम छोड़ दो बच्चे, ये गेम बच्चों की नहीं है। सनी के इस सपोर्टर को जवाब देते हुए लाइव स्ट्रीम पर रिया ने कहा, गेम्स तो हमेशा बच्चे ही खेलते हैं, लेकिन हाँ जब बड़े लोग बच्चों को खेलते हुए देख गेम से जुड़ने लगे तो समझ लो वो बच्चा बहुत बड़ा प्लेयर है। ये कहते हुए रिया ने अब गेम में सनी को हराना शुरू कर दिया। हालांकि सनी के पॉइंट्स और रिया के पॉइंट्स में अभी बहुत ज़्यादा अंतर था। रिया को जल्द से जल्द ज़्यादा टोकन जमा करने थे। जब तक सनी के सपोर्टर उसे टोकन देते रहेंगे रिया का जीतना बहुत मुश्किल था। सनी बहुत कॉन्फिडेंटली गेम खेल रहा था। आज उसे लगा कि रिया को हराने का उसका सपना पूरा हो जाएगा। तभी पलक झपकते ही सनी ने स्क्रीन पर देखा कि अचानक रिया के टोकन की वैल्यू सनी के टोकन से काफ़ी ऊपर चली गई। लाइव स्ट्रीम पर रिया जोर से चिल्लाकर बोली, ये देखो मेरे टोकन तुमसे बढ़ गए, थैंक यू सो मच माय सपोर्टर फैन। रिया ने स्क्रीन पर जाकर देखा कि किसने उसे इतने सारे टोकन सपोर्ट में दिए थे। तब उसने देखा कि किसी अनोनिमस अकाउंट से किसी आदमी ने उसे ये टोकन दिए थे। जब रिया ने लाइव स्ट्रीम पर उस अनोनिमस आदमी से पूछा, आप कौन हैं, मैं आपका लाइव स्ट्रीम पर नाम लेकर आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? रिया की स्क्रीन पर उस अनोनिमस आईडी से एक मैसेज फ्लैश हुआ जिसमें लिखा था, यू कैन कॉल मी योर फैन ग्रैंडफादर। रिया ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर लाइव स्ट्रीम पर सबसे कहा, थैंक यू माय फैन नानू, आई लव यू सो मच। अब देखिए मैं दुश्मनों को कैसे इस गेम से आउट करती हूँ। रिया की यह बात सुनकर करण गुलेरिया के होठों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। काफ़ी सालों में ये पहली बार था कि करण गुलेरिया को परिवार ने इस तरह मुस्कुराते हुए देखा था। शिवांगी ने मान से पूछा, ये घर कब बनी थी और किसने बनवाया था, क्योंकि इसका इंटीरियर थोड़ा पुराना लग रहा है। मान, कब बनी थी यह तो नहीं पता, पर इतना पता है कि ये घर मॉम को पापा ने अपनी वेडिंग नाइट को प्रेजेंट किया था। ये घर उनके सपनों का घर था। पापा ने मम्मी के लिए ये घर बनवाया था। आओ चलो अंदर चलते हैं, अंदर चल के भी घर को देख लेना। शिवांगी मान के साथ अंदर चली गई तो उसने चारों तरफ घूम कर देखी तो उसे वह घर बाहर से जितना सुंदर था अंदर से भी उससे ज़्यादा सुंदर लग रहा था। वह बोली, सच में ये घर किसी का सपना का घर जैसा है। आपके पापा आपके मम्मी से बहुत प्यार करते थे, इस घर को देखकर ही पता चल रहा है। इस घर के हर एक कोने को, हर एक चीज़ को बहुत प्यार से सजाया गया है।
मान, हाँ ये बात तुम सही कह रही हो, मम्मी पापा में बहुत प्यार था। मान बोला तुम बैठो यहीं पर, मैं किचन में जाकर देखता हूँ खाने पीने के लिए कुछ यहाँ पर है या नहीं। पता नहीं वो कबीर यहाँ पर आया था तो क्या करके गया है। शिवांगी आप रहने दीजिए, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए किचन किस तरफ है, मैं देखकर बताती हूँ क्या कुछ करना है। मान शिवांगी को किचन का रास्ता बताया तो शिवांगी किचन की तरफ चली गई। छोटा सा बहुत खूबसूरत सा किचन था, हर चीज सही जगह पर। शिवांगी ने जाकर फ्रिज खोली तो यह क्या, फ्रिज में सिर्फ वाइन के बोतल भरी पड़ी हुई थी, कुछ खाने के लिए था ही नहीं, इवन पानी तक नहीं थी। शिवांगी ने मान को आवाज दी और बोली, मिस्टर मान यहाँ पर जरा यह आएंगे, आप लोग खाना वगैरह नहीं खाते हैं क्या, सिर्फ ड्रिंक करके जीते हैं। मान, क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या बोल रही हो शिवांगी, जरा फ्रिज को चेक कीजिए। मान जाकर फ्रिज को चेक किया तो उसे भी वही दिखा जो शिवांगी ने देखा था। मान शिवांगी को एक्सप्लेन करते हुए बोला, देखो शिवांगी यह मेरा काम नहीं है, ये काम कबीर का है, वही ज़्यादातर यहाँ पर आता है और उसी ने ये सब भर के रखा होगा। शिवांगी, हाँ मैं समझ रही हूँ, इतने सारे वाइन के बॉटल्स भरे पड़े हुए हैं, सिर्फ कबीर अकेले ही ये पीता होगा ना, ये सब यहाँ पर तो पानी तक नहीं है, आप लोगों को तो जैसे वाइन खाना और वाइन ही पीना होता है। मान, आई एम सॉरी शिवांगी, तुम 10 मिनट यहाँ पर रुको, यहाँ बाजू में ही एक छोटा सा ग्रोसरी का दुकान है, शायद वो खुला हुआ मिल जाए तो मैं कुछ लेकर आता हूँ। शिवांगी ने हाँ मैं अपना सर हिलाई तो मन चला गया। शिवांगी ने किचन का सामान चेक करने लगी। उसे वहां पर कॉफ़ी, शुगर और कुछ और छोटे मोटे सामान मिल गए। खुला हुआ इलाका और चारों तरफ पहाड़ और वादियां होने के वजह से शिवांगी को थोड़ी ठंड लगने लगी थी। वैसे तो उसने हुडी और पैंट पहनी हुई थी पर अब उसे थोड़ा ठंड लगने लगी थी। वो हॉल में आई और चारों तरफ घूमकर देखने लगी। उसे ये घर बहुत पसंद आया था, इतने शांति, इतना सुकून था इस घर में। हॉल के मिडल साइड में बोनफायर का भी इंतजाम था, पर पूरी जिंदगी मुंबई में शहरों में रहने की वजह से उसे पता नहीं था ये बोनफायर जलते कैसे हैं। वैसे तो उसके पास और भी कपड़े थे पर उसका वो बैग गाड़ी में रखे हुए थे, क्योंकि ट्रैकिंग के बाद उन्हें वापस मुंबई ही जाना था तो मान उसे बोला हुआ था कि पूरा पैकिंग करके ही निकले। तो शिवांगी ट्रैकिंग के लिए निकलते वक्त पूरा बैग लेकर ही निकली थी। वो सोफे पर जाकर अपना पैरों को मोड़कर सिकुड़कर बैठ गई और सोचने लगी। उसके लिए मान का प्यार देखकर उसे बहुत गिल्टी फील हो रही थी। उसने सोचा, क्या मैं सही कर रही हूँ मान के साथ? नहीं, यह सही तो बिल्कुल भी नहीं है। वह इंसान मुझे से कितना प्यार करने लगा है, मैं क्या कर रही हूँ? वह इंसान झूठ से इतना नफरत करता है और उसे मैं झूठ ही तो बोल रही हूँ। भले ही मेरा प्यार सच्चा है, मैं सच में उससे बहुत प्यार करने लगी हूँ, पर यह रिश्ता झूठ से ही तो शुरू हुआ है। वो एक बार अपना प्यार को खोकर फिर से प्यार पर भरोसा करने लगा है और मैं उसके भरोसे को तोड़ रही हूँ। सोचते हुए वहीं पर बैठे बैठे उसकी आंखें लग गई। मान थोड़ा लेट से आया था। उसने आके देखा तो शिवांगी सोफे के एक कोने पर हाथ पैरों को एक साथ सिकुड़कर बैठी हुई ही सो गई थी। शायद उसे ठंड लग रही थी। मान बाहर जाकर लकड़ियां ले आया, जो घर के बाहर एक साइड हमेशा अवेलेबल रहता था, और बोनफायर में डालकर आग लगा दी। शिवांगी को जब गर्मी का एहसास हुआ तो वह जाग गई और सामने मान को देखकर बोली, अरे आप आ गए। मान, हाँ आ गया, थोड़ा देर हो गई मुझे पता है, पर तुम्हें अगर ठंड लग रही थी तो बोनफायर जला लेना चाहिए था। शिवांगी, वो मुझे नहीं पता था, इसे जलाते कैसे हैं। मान, अच्छा ठीक है, तुम यही नज़दीक आकर बैठ जाओ, तुम्हें ठंड थोड़ी कम लगेगी। शिवांगी, वैसे यहाँ पर इतना ठंड क्यों है? मुंबई में तो इतना ठंड कभी नहीं होती, और हम जहाँ पर रुके हुए थे कैंप में वहाँ भी ठंड तो थी पर इतनी ज़्यादा नहीं, और यह जगह मुंबई से इतना ज़्यादा दूर भी नहीं है, मुश्किल से 4 या 5 घंटे लगते होंगे यहाँ पर आने में। मान, हम इसलिए तो महाबलेश्वर को हिल स्टेशन में रहते हैं, ये मुंबई से ज़्यादा दूर तो नहीं है, फिर भी ऊंची पहाड़ियाँ, घाटी, जंगल, नदी, ये सब होने के वजह से यहाँ पर ठंड थोड़ा ज़्यादा ही रहता है। शिवांगी, हाँ ये तो पता ही चल रहा है, वैसे क्या लेकर आए हैं आप? मान सामान निकालते हुए बोला, पहले थोड़ी दूरी पर ही कुछ शॉप हुआ करता था, वो अब बंद हो चुके हैं, शायद शाम होने वाली है इसलिए, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला इसलिए थोड़ा दूर जाना पड़ा। ये कुछ नूडल्स के पैकेट मिले हैं, थोड़ी बहुत वेजिटेबल, और तुम्हारे लिए चाय है, आज किसी से काम चला लो, हम कल सुबह बाहर जाएंगे थोड़ी ग्रोसरी शॉपिंग करने, ठीक है? शिवांगी बोली, अभी के लिए तो ठीक है, हम इसी से काम चला लेंगे। पता है अपने सबसे अच्छा काम मेरे लिए चाय लाकर की है, मुझे इसकी अभी बहुत ज़रूरत थी। शिवांगी मान के हाथ से वह चाय का वो बंद कप ले ली और बोली, वैसे भी शाम हो चुकी है तो कुछ बना ही लेते हैं। मान बोला, ठीक है, मैं भी तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ। शिवांगी बोली, पानी भी बॉयल करना आता है आपको? मान बोला, तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं पता है शिवांगी, धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा, मुझे बहुत कुछ आता है, बोलकर मान एक टेढ़ी स्माइल किया और तिरछी नज़रों से शिवांगी को देखा। शिवांगी, मुझे कभी कभी आपकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। माँ, और समझ भी नहीं पाओगी। शिवांगी ने एक पेन गैस स्टोव पर रखा और उसमें नूडल्स बॉयल करने के लिए रख दी। मान बोला, लाओ मैं तुम्हें वेजिटेबल चॉप करके दे देता हूँ। शिवांगी बोली, अभी के लिए तो ठीक है, हम इसी से काम चला लेंगे। पता है अपने सबसे अच्छा काम मेरे लिए चाय लाकर की है, मुझे इसकी अभी बहुत ज़रूरत थी। शिवांगी मान के हाथ से वह चाय का वो बंद कप ले ली
और बोली वैसे भी शाम हो चुकी है तो कुछ बना ही लेते हैं। मान बोला ठीक है मैं भी तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ। शिवांगी बोली पानी भी बॉयल करना आता है आपको। मान बोला तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं पता है शिवांगी, धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा, मुझे बहुत कुछ आता है बोलकर मान एक टेढ़ी स्माइल किया और तिरछी नज़रों से शिवांगी को देखा। शिवांगी मुझे कभी कभी आपकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती माँ, और समझ भी नहीं पाओगी। शिवांगी ने एक पेन गैस स्टोव पर रखा और उसमें नूडल्स बॉयल करने के लिए रख दी। मान बोला लाओ मैं तुम्हें वेजिटेबल चॉप करके दे देता हूँ। मान कुछ वेजिटेबल्स को लिया और चॉपिंग पैड लेके शिवांगी के साइड में खड़े होकर चॉप करने लगा। उसकी उसकी चॉपिंग स्किल बहुत अच्छी थी। वेजिटेबल्स बहुत छोटे टुकड़ों में कट किया था उसने, ऐसा लग रहा था जैसे कोई माहिर शेफ ने कट किया हो। शिवांगी चाय पीते हुए उसे देख रही थी। उसे चॉपिंग करते हुए देखकर शिवांगी बोली, और वाह आपने तो किसी शेफ की तरह इन वेजिटेबल्स को कट किया है, मतलब आपको खाना बनाना आता है। मान मैंने पहले ही बोला था मुझे बहुत कुछ आता है, पर तुम्हें ही मेरी बातों पर भरोसा नहीं था। मान अपने दोनों हाथों से शिवांगी के कमर को पकड़ा और लिफ्ट करके उसे किचन के प्लेटफॉर्म पर बिठा दिया। शिवांगी हड़बड़ाते हुए बोली अरे 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 यह क्या कर रहे हैं आप, और मुझे ऐसे ऊपर प्लेटफॉर्म पर क्यों बिठा दिया, मैं ऊपर बैठकर नूडल्स कैसे बनाऊंगी। मान का हाथ अभी भी शिवांगी के कमर पर था, जिससे शिवांगी को एक अजीब से फीलिंग हो रही थी। मान उसकी आंखों में देखते हुए बोला तो मत बनाओ शिवांगी, फिर हम खाएंगे क्या। मान नूडल्स मैं बनाता हूँ, तुम बस मुझे देखो और मुझसे बातें करो। शिवांगी क्या बातें करूँ। मान कुछ भी जो तुम्हें पसंद हो। शिवांगी भी उसकी आंखों में देख रही थी। वो मान की नज़रों से बचते हुए मान से पूछी अच्छा एक बात बताइए, इतना प्यारा और खूबसूरत घर है, आप तो आज आए हैं, और जैसा कि आपने बताया कबीर भी यह पर कभी कभार ही आता है, तो यहाँ का मेंटेनेंस का क्या। मेरा मतलब है इस घर को देखकर ऐसा लगता है यहाँ की साफ सफाई देखभाल रोज होती है। मान बिल्कुल सही सोचा तुमने, यहाँ पर केयरटेकर है जो कभी भी किसी टाइम आकर यहाँ के साफ सफाई और बाकी का काम देख जाती है। शिवांगी पर वह है कहाँ, हम जब से आते हैं यहाँ मुझे तो नहीं दिखा कोई। मान वो इसलिए कि उन्हें पता नहीं है कि मैं फार्म हाउस आया हुआ हूँ, तुम सुरेश जी को तो पहचानते ही होगी। शिवांगी हाँ आपका ड्राइवर और मुंबई वाले रूम का केयरटेकर वो ही ना। मान बिल्कुल सही, उनकी फैमिली यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक गांव में रहती है, तो उनकी वाइफ यहाँ पर कभी कभी आ जाती है और आकर साफ सफाई गार्डन बाकी सब काम देख लेती हैं। मैं यहाँ पर आऊँगा उन्हें पता नहीं था, अगर पता होता तो वहाँ पर सब कुछ इंतजाम करके रखती। मैंने सुरेश जी को फ़ोन कर दिया है तो वो शायद कल सुबह आ जाएगी। शिवांगी वैसे आपने आते वक्त सुरेश जी को साथ क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुंबई से आते वक्त तो उन्होंने ही कार ड्राइव की थी। मान क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ यहाँ अकेले आना था तो मैंने उन्हें जाने बोल दिया, और अब वो शायद यही है अपने गांव में अपने फैमिली के साथ। शिवांगी ओहो इसलिए घर इतना साफ सुथरा दिखता है। वैसे कल सुरेश जी आएंगे तो उन्हें अपने घर से कुछ खाने के लिए लाने बोल देना, इतने दिनों से बाहर का खा के मैं भी बोर हो गई हूँ। मान शिवांगी से बातें करते हुए नूडल्स बना रहा था। उसने पहले कुछ वेजिस को पैन में फ्राई किया, फिर उसमें कुछ सॉस डालकर उसमें बॉइल्ड नूडल्स डाल दिया और फिर टॉस करते हुए उसने नूडल्स को बनाना चालू रखा। शिवांगी मान के हाथों की तरफ गौर से देख रही थी और वह देखते हुए ही बोली काफ़ी माहिर शेफ लगते हैं आप, आपका खाना बनाने का तरीका देखकर लगता है बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं। कहाँ से सीखा आपने। मान मॉम से सीखा था, जब वो बनाती थी तब प्लेटफॉर्म पर बैठकर उन्हें देखता था। मैं जब घर में अकेला होता हूँ तो अपना खाना खुद ही बना लेता हूँ। शिवांगी ओह, और तभी आपके मुंबई वाले घर पर सुरेश जी के अलावा कोई हाउस हेल्प को नहीं देखी मैंने। मान हाँ हेल्पर तो है वहाँ, पर वह सिर्फ साफ सफाई करने सुबह आते हैं या फिर लॉन्ड्री के लिए ग्रॉसरी का कुछ सामान लाना हो तो सुरेश जी ले आते हैं, और खाना जो खाना होता है वह मैं खुद ही बना लेता हूँ। मुझे वैसे भी किसी और के हाथ के बने हुए खाने पसंद नहीं आते, इसलिए मैं होटल के खाने को भी ज़्यादातर अवॉइड ही करता हूँ। शिवांगी इसका मतलब आप मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना कभी नहीं खाएंगे। मान शिवांगी तुम मेरे बातों को गलत निकाल रही हो, मेरा कहने का मतलब ये है मुझे बाहर होटल का बनाया हुआ खाना, दूसरे के हाथ के बनाया हुआ खाना नहीं पसंद। मैंने यह नहीं कहा कि घर के बने हुए खाने नहीं पसंद, तुम्हारे हाथ के बने हुए खाना नहीं पसंद। सुरेश जी की वाइफ भी कभी कभी मेरे लिए कुछ बनाकर भेजती है, जब वो मुंबई आती है तब तो मैं खा लेता हूँ, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नूडल्स बन चुका था तो मान एक प्लेट में उसे कर किया और अच्छे से डेको किया, और उसने शिवांगी से बोला तुम बाहर जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठो, मैं ये लेकर आता हूँ। शिवानी पर मुझे ये से उतारे तो सही, खुद अपने आप को इतना लंबा 6 फीट का कर रखे है और मुझे इतनी ऊपर प्लेटफॉर्म पर बिठाई है, मैं नीचे कैसे उतरूं। मान शिवांगी के कहने से उसको गौर से देखा और शिवांगी को कमर से पकड़कर लिफ्ट किया तो शिवांगी ने अपने दोनों पैर मान के कमर पर लपेट दो और कंधे से पकड़ लिया। वो बोली मैं गिर जाऊंगी। मान ऐसे कैसे गिरोगी, मैं हूं ना तुम्हें संभालने के लिए, तुम ऐसे ही चलो बाहर। शिवांगी पर खाना। मान वह मैं ले लूंगा, तुमसे मुझे पकड़े रखो। शिवांगी ने मान के कंधे को कस के पकड़ के रखा था।
मान एक हाथ पर नूडल्स का बाउल लिया और दूसरे हाथ से उसने शिवांगी के कमर को पकड़े हुए उसे बाहर ले आया। मान उसे उठाकर बाहर लाया और वैसे ही उसे डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया। शिवांगी को इस ऐसे बहुत शर्म आ रही थी और वह नीचे ही देख रही थी। मान उसे नीचे देखते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ, तुम इस तरह नीचे क्यों देख रहे हो? शिवांगी ने ना में अपने गर्दन खिलाई तो मान बोला, बोलो भी क्या हुआ? शिवांगी ने कुछ नहीं बोली तो मान अपने 2 उंगलियों से उसकी चीम को ऊपर उठाया तो देखा शिवांगी अभी भी नीचे देख रही थी और शर्म से उसका चेहरा पूरा लाल था। मान बोल, इतनी शर्माने की जरूरत नहीं है शिवांगी, मैं कोई गैर नहीं हूँ, तुम्हारा अपना ही हूँ, तो मुझसे इतनी ज्यादा शर्म क्यों? शिवांगी, पता नहीं पर इस तरीके से ये सब चीज़ मैंने पहले कभी फील नहीं की है तो शर्मा रही है। मान हल्की सी स्माइल करते हुए उसे बोला, ओके तो तुम शर्माते हुए यहीं बैठो, मैं अंदर जाकर कुछ पीने के लिए लेकर आता हूँ। वो अंदर किचन में चला गया और थोड़े वक्त बाहर आया तो उसके एक हाथ में 2 ग्लास और एक रेड वाइन की बोतल और एक हाथ में कोका कोला था। दिव्यांश ने गुस्से में पैंथर को घूर कर देखा और पैंथर किचन में कॉफ़ी बनाने का सामान ढूंढने लगा। पैंथर ने यूट्यूब पर देखकर जैसे तैसे कॉफ़ी बना रहा था, तभी दृष्टि वहां आ गई। दृष्टि बोली, मिस्टर मैनेजर, क्या आपने कॉफ़ी बना ली? दिव्यांश गुस्से में पैंथर को देख रहा था और पैंथर की उम्मीद भरी नज़रों से दिव्यांश को। जब दृष्टि को मैनेजर से कोई जवाब नहीं मिला तो वह खुद ही बोली, अगर कॉफ़ी नहीं बनाई है तो मत बनाइए, मेरा कॉफ़ी पीने का मूड नहीं है। अब आगे? दिव्यांश बोला, अगर कॉफ़ी पीने का मूड नहीं है तो मुझे बता दीजिए, मैं कुछ और बना देता हूँ। ये सुनते ही पैंथर ने अपने सिर पर हाथ मार दिया। पैंथर मन ही मन खुद से बोला, खुद तो कुछ बनाएंगे नहीं, फिर से मुझे बनाने के लिए कह देंगे, जैसे मैं हलवाई लगा हुआ हूँ। स्मार्ट डैशिंग 6 फुट हाइट दिखने में मॉडल जैसा लड़का, सर मुझसे हलवाई का काम करवा रहे हैं। दृष्टि को भूख तो लग रही थी, लेकिन वह मैनेजर से आज ही तो मिली थी, भला मैं उसे कैसे कह सकती थी कि उसके लिए कुछ खाने के लिए बना दे। दृष्टि बोली, नहीं कुछ नहीं बनाना, लेकिन दिव्यांश दृष्टि की बातों से समझ गया कि दृष्टि को भूख लग रही है, आखिर दृष्टि ने 2 आइसक्रीम ही तो खाई थी। दिव्यांश बोला, शर्माए मत, आप जो कहेंगे मैं बना दूंगा। दृष्टि बोली, नहीं रहने दीजिए, थोड़ी देर में पूर्वी आ जाएगी, पूर्वी मेरे लिए कुछ बना दीजिए। दिव्यांश ने जोर देते हुए कहा, नहीं मैम, आप मुझे बताइए क्या खाना है, मैं बना दूंगा, चाहे तो आप उसके लिए मुझे पे कर दीजिएगा। दृष्टि बोली, आप मेरे लिए खाना बनाएंगे? आप रेस्टोरेंट्स के मैनेजर हैं और आप खाना बनाएंगे? दिव्यांश दृष्टि की तरफ बहुत प्यार से देख रहा था और फिर वो बहुत नरम लहजे में बोला, मैनेजर होने से पहले मैं शेफ का काम ही करता था, मुझे सब कुछ बनाना आता है। पैंथर तो आंख फाड़े दिव्यांश देख रहा था और मन ही मन खुद से कह रहा था, पानी उबालना आता नहीं है और यह कह रहे हैं कि पहले ये शेफ का काम करते थे, इतना झूठ बोलते हैं। दृष्टि बोली, ठीक है तो जो आपको सही लगे बना दीजिएगा। दिव्यांश ने मुस्कुराकर पैंथर को देखा और बोला, जो मुझे सही लगे मैं बना दूंगा, आप चलकर हॉल में बैठ जाइए। दृष्टि अंदाजे से जाकर हॉल में बैठ गई। पैंथर ने अपना सिर पकड़ लिया क्योंकि वह जानता था कि अब उसकी बैंड बजने वाली है। दिव्यांश बोला, तुझे जो भी बनाना आता है फटाफट बना दे। पैंथर ने भी चिढ़ते हुए कहा, मुझे उल्लू बनाना आता है, आप बनेंगे। दिव्यांश ने गुस्से में पैंथर को देखा और पैंथर मुंह बनाता हुआ बोला, सर बहुत हो गया, मुझे ये भी नहीं पता कि चाय कढ़ाई में बनती है या भिगोने में, और आप मुझे कह रहे हैं कि जो बनाना आता है बना दे। ठीक है सर, मैगी बनानी आती है, बना देता हूँ। इतने में पैंथर के कॉफ़ी बन गई थी। पैंथर ने कॉफ़ी का कप दिव्यांश को पकड़ाते हुए कहा, सर समझने की कोशिश कीजिए, मैं नहीं बना पाऊंगा। दिव्यांश ने कॉफ़ी का कप पकड़ लिया और एक सिप ले ली। दिव्यांश ने जैसे ही पहला घूंट भरा उसकी सारी कॉफ़ी बाहर आ गई। दिव्यांश ने हंसते हुए कहा, पैंथर यह क्या फिनाइल बना दिया, इस फिनाइल को तू ही पी ले। इतना कहकर दिव्यांश ने कॉफ़ी का कप टेबल पर रख दिया। पैंथर बोला, मैंने तो पहले ही कहा था, मैंने कौन सा बावर्ची की ट्रेनिंग ली हुई है, आप ही मेरे पीछे पड़े हुए हो। दिव्यांश बोला, पैंथर लेकिन कुछ तो बनाना पड़ेगा ना, आखिर मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने दृष्टि के सामने कह तो दिया कि मैं कुक का काम करता था, लेकिन तू भी जानता है कि मुझे तो किचन की स्पेलिंग भी तब याद हुई थी जब टीचर ने 20 बार लिखवाई थी। पैंथर पैर पटक कर बोला, यार मैं कहाँ फंस गया। पैंथर मोबाइल की स्क्रीन को टच करता हुआ बोला, यूट्यूब बाबा जिंदाबाद, देखते हैं क्या बना पाएंगे हम। करीब 10 मिनट तक दोनों यूट्यूब की स्क्रीन को ही देख कर रहे। तभी पैंथर बोला, सर सलाद काट के दे देते हैं, हेल्दी भी होती है। दिव्यांश ने घुरकर पैंथर को देखा था। पैंथर फिर से अपने फ़ोन की स्क्रीन देखने लगा। फाइनली दोनों ने डिसाइड किया कि वह दृष्टि के लिए फ्राइड राइस बना देंगे। पैंथर तो मन ही मन बोला, फ्राइड राइस के चक्कर में खिचड़ी ही ना बन जाए।
दिव्यांश ने अपने टी शर्ट की बाजू ऊपर की और चाकू लेकर फ्रिज में प्याज ढूंढने लगा। पैंथर बोला, अंडरस्को सर फ्रिज में क्या ढूंढ रहे हो? दिव्यांश बोला, अंडरस्को प्याज ढूंढ रहा हूं। पैंथर ने अपने सर पर हाथ मारकर कहा, अंडरस्को सर प्याज फ्रिज में नहीं रखते। दिव्यांश हैरानी से बोला, अंडरस्को तो कहाँ रखते हैं? पैंथर ने किचन में नजर घुमाई तो एक बकेट में प्याज रखी थी। पैंथर ने प्याज उठाकर दिव्यांश को दे दी। दिव्यांश प्याज को देख रहा था जैसे सोच रहा हो ये एक कटेगी कैसे। पैंथर ने दिव्यांश के हाथों से प्याज लेकर कहा, अंडरस्को सर आप रहने दीजिए मैं ही काट देता हूँ। आप फ्रिज में से वेजिटेबल निकाल दीजिए। दिव्यांश ने फ्रिज खोला और थोड़ी थोड़ी सारी वेजिटेबल निकाल दी और पैंथर के सामने रखता हुआ बोला, अंडरस्को इन सबको भी काटना पड़ेगा? पत्थर थोड़ा चिढ़ते हुए बोला क्योंकि प्याज काटने से उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। अंडरस्को नहीं सर ये सब चावल में डालने से ही कट जाएंगे। दिव्यांश को लगा कि पैंथर सही कह रहा है। दिव्यांश इनोसेंट होकर बोला, अंडरस्को अच्छा बस प्याज काटने पड़ती है, बाकी सब्जियां अपने आप कट जाती हैं। पैंथर का मन हो रहा था कि वह अपना सर नोच ले। पैंथर को रोता हुआ देखकर दिव्यांश बोला, अंडरस्को तुम रो क्यों रहे हो? इतना मुश्किल भी नहीं है जो तुम रोने ही लगे। पैंथर ने चाकू और प्याज दिव्यांश के सामने रखते हुए कहा, अंडरस्को सर आप इसे काटिए तब तक मैं सब्जियां धो लेता हूं। दिव्यांश भी प्याज को काटने लगा। थोड़ी देर में दिव्यांश की आंखों से भी आंसू आ गए। तभी दिव्यांश को देखकर पैंथर बोला, अंडरस्को सर इतना मुश्किल भी नहीं है जो आप रोने लगे। दिव्यांश को अब समझ आया कि प्याज काटने से आंखों में आंसू आते हैं। दिव्यांश प्याज काटता हुआ बोला, अंडरस्को मुझे तो लगा बस मोहब्बत ही रुलाती है, आज तो प्याज ने भी रुला दिया। दिव्यांश प्याज काट रहा था, अचानक ही दिव्यांश की उंगली में चाकू लग गया। पैंथर ने जैसे ही देखा उसने दिव्यांश के हाथों से चाकू लेकर साइड में रखा। फिर थोड़ा सा फिक्र जताते हुए कहा, अंडरस्को सर प्लीज आप रहने दीजिए मैं कर लूंगा, आप यहाँ बैठ जाइए। पैंथर ने दिव्यांश को एक चेयर पर बैठा दिया। दिव्यांश बोला, अंडरस्को हल्का सा कट है कुछ नहीं हुआ मुझे। पैंथर ने फिर भी बर्फ लेकर दिव्यांश की उंगली पर लगाने लगा। दिव्यांश बोला, अंडरस्को खाने बनाने पर ध्यान दे नहीं तो आधी रात हो जाएगी और मैं दृष्टि को कुछ नहीं खिला पाऊंगा, फिर वो मन ही मन सोचेगी कि डींगे तो बहुत मार रहा था लेकिन अब तक कुछ बना नहीं पाया। पैंथर ने अपनी जेब में से एक बैंडेज निकाली और दिव्यांश की उंगली पर लपेट दी। दिव्यांश बोला, अंडरस्को बैंड जेब में लेकर घूमता है। पैंथर बोला, अंडरस्को नहीं राइटर ने जेब में रखी थी। दिव्यांश और पैंथर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। फाइनली दिव्यांश और पैंथर दोनों ने मिलकर यूट्यूब से वीडियो देखकर जैसे तैसे फ्राइड राइस बना दिए। वो फ्राइड राइस देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे क्योंकि पैंथर ने गलती से उसमें हल्दी डाल दी थी जिससे वो फ्राइड राइस कम पुलाव ज़्यादा लग रहे थे। दिव्यांश ने यूट्यूब देखते हुए कहा, अंडरस्को पैंथर ये तो वाइट कलर के हैं और तेरे येलो कलर के। पैंथर बोला, अंडरस्को सर दिमाग की दही मत करो, आजकल मेहनत की कदर नहीं है, मैंने इतनी मुश्किल से फ्राइड राइस बनाए हैं और आप कमी निकाल रहे हैं। वैसे भी दृष्टि भाभी देख नहीं सकती तो उन्हें क्या पता चलेगा कि यह वाइट है कि येलो, खाना टेस्टी होने चाहिए बस। दिव्यांश ने एक चम्मच लेकर उसे खाया और जैसे ही खाया वह सारे फ्राइड राइस बाहर आ गए। दिव्यांश को खांसी हो रही थी और पैंथर उसके कमर थपथपा रहा था। दिव्यांश ने राइस थूकते हुए कहा, अंडरस्को यह क्या गोबर बना दिया? पैंथर ने आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को दुनिया भर में घूम घूम कर सब कुछ टेस्ट कर रखा है आपने भी, आपको कैसे पता ही गोबर है? अपने गोबर खाया है, आपको पता है गोबर का टेस्ट कैसा होता है? दिव्यांश ने पैंथर के सिर पर एक मार कर कहा, अंडरस्को साले ज्यादा स्मार्ट मत बन, इसका टेस्ट फ्राइड राइस जैसा नहीं है, पता नहीं कैसा अजीब सा ही टेस्ट है। पैंथर अपने सिर को हल्का सा रब करते हुए बोला, अंडरस्को सर मैं आपका साला नहीं हूँ साडू हूँ। ओ ए साडू मुझे लगता है मुझे ही कुछ बनाना पड़ेगा, दिव्यांश ने इरिटेट होकर कहा। बनाना पड़ेगा? पैंथर भी मुंह सड़ा कर बोला, अंडरस्को सर आज पूरे एपिसोड में खाना ही बनाना है। कभी मैं बनाऊंगा कभी आप बनाओगे, इसी में संशोधन करके मैडम को खिला देते हैं। संशोधन? दिव्यांश ने हैरानी से पूछा क्योंकि उसे संशोधन का मतलब नहीं पता था। पैंथर ने भी ताना मारते हुए कहा, अंडरस्को सर आपकी टीचर ने संशोधन का मतलब 20 बार नहीं लिखवाया। दिव्यांश पैंथर को गुस्से में घूर रहा था। दूसरी तरफ शिवाय आर्य को रघुवंशी मेंशन ले आया था। आर्य सीधा अपने कमरे में चली गई। शिवाय उसे मुस्कुराता हुआ देख रहा था। राजवीर ने पूछा, अंडरस्को क्या हुआ सर, आप इतना मुस्कुरा रहे हैं? शिवाय बोला, अंडरस्को राजवीर 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 आर्या आज रोई थी। राजवीर को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। राजवीर बोला, अंडरस्को क्या कह रहे हैं सर? आप कह रहे हैं आर्य रोई थी, मतलब आर्य की फीलिंग वापस आ रही है? तभी शिवाय ने एक सर्वेंट को इशारा करते हुए कहा, अंडरस्को गाड़ी में कुछ शॉपिंग बैग रखे हैं निकाल लो। वो सर्वेंट चला गया।
शिवाय ने फिर राजीव को देखकर कहा, अंडरस्को राजवीर, मैं सच कह रहा हूँ, आज कैफे में आर्य को कुछ लड़के छेड़ रहे थे और उन लड़कों से डरकर आर्या रोने लगी। कैफे में जो कुछ भी हुआ, शिवाय ने राजवीर को सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद राजवीर बोला, अंडरस्को सर, मिस्टर राजावत को थैंक यू बोल दिया आपने। शिवाय ने राजवीर को देखा और बोला, अंडरस्को तेरी इच्छाएं कभी तेरा साथ नहीं छोड़ती ना, तू हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता है, सबको अच्छी ही एडवाइस देता है, हर चीज को बैलेंस करके चलता है, अपने सामने गलत होते हुए नहीं देख सकता है, चाचू का भी फेवरेट है। राजवीर ने कुछ नहीं कहा। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि शिवाय उसकी तारीफ कर रहा है या उसे ताने मार रहा है। शिवाय फिर बोला, अंडरस्को हाँ भाई, बोल दिया उन्हें थैंक यू, और थैंक यू नहीं बोलता तो वो अंकल चाचू से मेरी शिकायत कर देता, और फिर तो तू जानता ही है, चाचू का गुस्सा गलती किसी की भी हो, गुस्सा निकलता हम पांचों पर ही है। शिवाय और आर्या डिनर कर रहे थे, तभी शिवाय ने फिर पूछा, अंडरस्को छुई मुई तुम ठीक हो? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। आर्या डिनर कर रही थी और शिवाय तभी डाइनिंग टेबल से उठ गया। राजवीर ने इशारों में पूछा, अंडरस्को आपका कहाँ जा रहे हैं? शिवाय ने उसे चुप रहने का इशारा किया और फिर आर्या को देखकर कहा, अंडरस्को छुई मुई तुम अच्छे से खाना खाओ, मैं अभी आया। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी और शिवाय वहां से चला गया। शिवाय सीधा अपने कमरे में गया। पता नहीं क्यों आज शिवाय का दिल कह रहा था, छुई मुई ने कोई ना कोई ड्राइंग जरूर बनाई होगी। शिवाय फिर से अपने कमरे में आर्या के स्क्रैच ढूंढने लगा। थोड़ी सी ही मेहनत करने के बाद शिवाय के हाथ आर्या की ड्राइंग के पेपर लग गए। शिवाय ने ड्राइंग देखी तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। आर्या ने आज जो कुछ भी मॉल में हुआ था उन सबको तस्वीर में उतार दिया था। कबीर ने रेडियो ऑन किया, मेरे बिना मैं रहने लगा हूँ तेरी हवाओं में, बहने लगा हूँ जाने मैं कैसे तेरा हुआ हूँ, मुझे तो लगता है मैं शायद तेरे दिल की दुआ हूँ, हाँ तुझको जो पाया आहा तो जीना आया, अब ये लम्हा ठहर जाए, थम जाए, बस जाए हम दोनों के दरमियाँ। कबीर के लिए ये गाना सिचुएशन के हिसाब से ठीक बैठ रहा था, जहाँ कबीर ये सोच रहा था क्या ये प्यार की शुरुआत है या अट्रैक्शन है, पर जो भी है बहुत खूबसूरत है। पहले से ज़्यादा मैं जी रहा हूँ जब से मैं तेरे दिल से जुड़ा हूँ, राहों पे तेरी मैं तो चला हूँ, तू मेरी मंजिल है, तेरे कदमों पे बस रुकने लगा हूँ, हाँ तुझको जो पाया आहा तो जीना आया। वहीं शिवांगी खिड़की से बाहर देखते हुए ये सोच रही थी, आज क्या हुआ था मुझे, ये कैसा एहसास था, क्यों मेरी धड़कन इतनी बड़ी हुई थी, क्यों मान सर को देख के ऐसा लग रहा था मैं उनके आंखों में डूबती आ रही हूँ, कौन सी कशिश थी वो जो मुझे उनके तरफ खींच रही थी, क्या मेरा दिल उनके तरफ झुकने लगा है या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। तेरी नज़र में नई सी अदा है, नया सा नशा भी घुला है, कई दिनों से बंधा था बादल जो तेरी ही बालों में खुला है, तेरी हदों में मेरी बसर है, अब तुझे भी जाना किधर है, जहाँ रहे तू मैं वो जहाँ हूँ, जैसे जिए तू मैं वो समा हूँ, तेरी वजह से नया नया हूँ, पहले रहा ना मैंने अब ये तुमसे कहने लगा हूँ, हाँ तुझको जो पाया आहा तो जीना आया, अब ये लम्हा ठहर जाए, थम जाए, बस जाए हम दोनों के दरमियाँ। इतने में कबीर का घर आ गया। दोनों अंदर गए तो शिवांगी देखी वो एक डबल बेडरूम का एक बड़ा सा फ्लैट है, काफी सलीके से सजाया हुआ था घर को। कबीर बोला, शिवांगी प्लीज बी कंफर्टेबल और ज्यादा मत सोचो, ये मेरा बेडरूम है और उस तरफ एक और बेडरूम है, तुम वहां जाकर आराम कर सकती हो। शिवांगी, नहीं मैं यही हॉल में ठीक हूँ, सिर्फ मुझे वॉशरूम कहा है इतना बता दीजिए। कबीर के बताने के बाद शिवांगी वॉशरूम चली गई फ्रेश होने, कबीर भी अपने रूम में चला गया फ्रेश होने। कुछ देर बाद वह दोनों फ्रेश होकर हॉल में आए और सोफे पर बैठ गए आमने सामने। कबीर ने एक टी शर्ट शिवांगी को दी और बोला, अब यहाँ कोई लड़की तो रहती है नहीं जिसके कपड़े मैं तुम्हें दे सकूं, पर यह टी शर्ट शायद तुम्हारे काम आ जाए, क्योंकि शिवांगी ने ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी थी तो उसे थोड़ा ठंड भी लग रही थी। उसने झिझकते हुए वह टी शर्ट ले लिया और ऊपर से ही पहन लिया। कबीर को उसने थैंक यू बोला। कबीर ने उसको देखा तो वो समझ गया शिवांगी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो रही है, तो उसने उसे रिलैक्स करने के लिए पूछा, तो अब क्या करना है, अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम सो सकती हो या तुम्हें बैठना है, हम बातें भी कर सकते हैं। शिवांगी, नहीं नींद तो नहीं आ रही, तो क्या कोई मूवी देखें? कबीर, किस टाइप की मूवी पसंद है तुम्हें? कॉमेडी, शिवांगी बोली। कबीर ने टीवी ऑन किया, चैनल चेंज करते हुए उसे हेरा फेरी मूवी मिल गई। वो दोनों सोफे पर बैठे मूवी देखने लगे। कुछ देर बाद कबीर ने देखा तो शिवांगी सोफे पर सो गई थी। कबीर उठा और अंदर जाकर एक ब्लैंकेट ले आया और शिवांगी को उड़ा दिया। टीवी ऑफ करके वो खुद जाकर अंदर सो गया। शिवांगी सुबह अपने घर चली गई और वहां से तैयार होकर ऑफिस पहुंची। क्योंकि शिवांगी आज लेट हो गई थी तो उसने सुबह ही मान को फ़ोन करके बोल दिया था कि वह आज घर नहीं आ पाएगी, इसलिए वो सीधे आज ऑफिस ही पहुंच गई। काफ़ी टाइम बाद आज शिवांगी आज अपने अवतार में थी। आज पहली बार वो अपने पहले प्यार के साथ आई थी ऑफिस। अरे वही बुलेट, उसकी बाइक, वो हमेशा कहती है यही उसकी पहला प्यार है। उसने बाइक पार्किंग में पार्क किया और ऑफिस के लिफ्ट के तरफ बढ़ गई। ऑफिस के केबिन में बैठा मान अपने फ़ोन के कैमरों में से सब कुछ देख रहा था। आज शिवांगी भले ही अपने अवतार में थी पर लग वो बहुत अलग रही थी।
जीन्स शॉर्ट और लेदर जैकेट तो वो पहले भी पहनती थी, पर आज का अंदाज कुछ अलग था। स्किन टाइट ब्लैक 34 जीन्स, वाइट क्रॉप टॉप, ब्लैक लेदर जैकेट को उसने हाथ में लिया हुआ था। खुले बाल और कानों में बड़े बड़े गोल ईयर रिंग जो उसके गालों को छू रहे थे, बहुत सुंदर लग रही थी शिवांगी। मान जब देखा उसको तो देखता ही रह गया, उसके दिमाग में कुछ खुराफात चल रहा था। उसने कुछ सोचा और एक कुटिल मुस्कान देके वो चुपचाप बैठा रहा और देखता रहा। शिवांगी भी ऑफिस में आके अपने जैकेट को उसने अपनी कुर्सी के ऊपर रखकर कॉफ़ी लेने चली गई। मान के लिए कॉफ़ी लेकर वह केबिन के डोर को नॉक किया। अंदर जाने की परमिशन मिलने के बाद वो अंदर चली गई। कॉफ़ी मान के सामने रखकर उसने बोली, सॉरी सर, आज थोड़ा लेट हो गया मुझे। मान बोला, कोई बात नहीं, ऐसा होते रहता है कभी कभी, पर ध्यान रहे कभी कोई बहुत अर्जेंट ना हो और बिना ज़रूरत के ऐसा लेट मत होना। ये ऑफिस रूल्स और के नियम के खिलाफ है। और तैयार हो जाओ, आधे घंटे में हमें एक स्पॉट पर पहुंचना है। कहाँ जाना है सर? शिवांगी ने पूछी। तो मान बोला, कुछ दिन बाद एक फैशन शो होने वाला है, उसी के लिए जगह देखने जा रहे हैं, तो जल्दी करो। शिवांगी ओके बोली और चली गई। मान मन ही मन मुस्कुरा रहा था, उसके दिमाग में तो कुछ अलग ही खुराफात चल रहा था। अपनी चाय पीने के बाद शिवांगी घड़ी में टाइम देखी, आधा घंटा हो चुका था। शिवांगी ने कॉल पर पूछा, सर आधा घंटा हो चुका है, क्या अब हमें निकालना चाहिए? मान बोला, ठीक है निकलते हैं। शिवांगी को बोलकर दोनों ऑफिस से बाहर निकल गए। नीचे आने के बाद शिवांगी ने देखा कि मान के कार के दोनों साइड के टायर पंचर है। मान ड्राइव करने बैठी रहा था तो शिवांगी बोली, सर अब आप इससे कैसे जाएंगे, आपके कार के टायर तो दोनों साइड से पंचर है। मान बाहर निकलकर देखा तो सच में दोनों तरफ के टायर पंचर थी। उसने अपनी माथे पर 2 उंगली घुमाते हुए बोला, अब कैसे जाएंगे? सुरेश भी नहीं है, वह भी कुछ काम से बाहर गया हुआ है। कैब बुलाया तो भी बहुत टाइम लग जाएगा। कुछ सोचकर शिवांगी बोली, एक ऑप्शन है मेरे पास। अब इस सिचुएशन में हम और आप मेरे बाइक पर चल सकते हैं। मान एक बार शिवांगी की तरफ देखा और बोला। मान के होंठों पे एक तिरछी स्माइल आ गई, पर उसने उसे शिवांगी से छुपा लिया और बोला, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ बाइक में, तुम कहीं भी भिराकर गिरा देती हो। शिवांगी बोलो, ऐसा नहीं है, उस दिन तो मैं ज़रा जल्दी में थी और आप सामने से फ़ोन पर बात करते हुए कार चला रहे थे, तो गलती से हो गया था वो सब। हाँ अब ऐसा कुछ भी करूंगी सच में। देखिए टाइम भी बहुत कम है हमारे पास और आपको वहां पहुंचना भी बहुत जरूरी है, तो जल्दी कीजिए। मान कुछ सोचा और बोला, ठीक है तो लाओ चाबी दो। तो शिवांगी बोली, ना ना, मैं अपनी बुलेट की चाबी कभी किसी को नहीं देती। मान, तो तुम क्या चाहती हो, मैं तुम्हारे पीछे बैठूं? शिवांगी, सर अब अगर जल्दी चलना है तो आपको करना तो यही पड़ेगा और आपको ही पीछे ही बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने प्यार को कभी किसके साथ शेयर नहीं करती। मान, प्यार? शिवांगी, हाँ ये मेरा पहला प्यार है। बुलेट के ऊपर से हाथ घुमाते हुए, आपको पता है सर, ये बुलेट मेरे पापा का है। उनके गुजर जाने के बाद ये सिर्फ एक कोने में पड़ा रहता था, क्योंकि उस वक्त मैं बहुत छोटी और इसको चला नहीं सकती थी, तो माँ ने मुझे कभी इसकी चाबी नहीं दी। मेरे 18th बर्थडे पर माँ ने इसकी चाबी मुझे दी। बहुत खुश थी उस दिन पर, तब भी इसे चला नहीं पाई थी, क्योंकि इसे एक जगह पर पड़े पड़े जंग लग गया था और काफ़ी सर्विसिंग की भी ज़रूरत थी। तो मैंने खुद अपने हाथ से इसकी पूरी सर्विसिंग की, पूरी नई तरीके से इसको चमका दिया और फिर इसको चालू करके इसे लेकर बाहर घूमने निकल गई। उस दिन ऐसा लग रहा था जैसे फिर से मेरे पापा मेरे साथ है, और तभी से मैं इसकी चाबी किसी को नहीं देती। इसके साथ होती हूँ तो लगता है पापा हमेशा मेरे साथ ही है। बोलते बोलते शिवांगी के आंखों से 2 बूंद निकाल आए। मान का दिल तो किया यूं बूंदों को वो पी जाए, पर अभी इसके लिए उसको बहुत वक्त था। उसने बोला, शिवांगी चले, हमें लेट हो रहा है। शिवांगी, हाँ। मैं अपना सर हिलाया और अपना जैकेट पहन ली। बालों को उठाकर उसने एक जुड़ा बनाया और हेलमेट पहन लिया। मान को उसने इशारा किया कि वो बैठ जाए। मान उसके इशारे को समझते हुए उसके पीछे बैठ गया। शिवांगी बाइक को किक मारी और स्टार्ट करके पार्किंग से बाहर निकल गई। शिवांगी ने पूछा, कहाँ जाना है सर? तो मान बोला, तुम्हें महाबलेश्वर पता है? शिवांगी, हाँ। मान, तो वहीं से कुछ दूरी पर एक जगह है जो बहुत खूबसूरत है। हमारी स्प्रिंग सीजन के कलेक्शन के लिए जो फैशन शो होने वाला है वह जगह उसके लिए परफेक्ट है। शिवांगी, पर सर वो जगह तो बहुत दूर है सर। मान को शिवांगी की बिहेवियर कुछ अजीब लगी, तो उसने शिवांगी की तरफ अच्छी देखा तो शिवानी की आंखें थोड़ा सा लाल दिख रहा था। मान उससे पूछा, ये तुम्हारी आंखें लाल क्यों दिख रही है? शिवांगी बोली, मुझे नहीं पता, अगर ऐसा कुछ है तो मुझे तो यहाँ पर सब कुछ रंगीन दिख रहा है। मान, क्या हुआ है शिवांगी, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? शिवांगी थोड़ी खींचते हुए बोली, नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? मान भी उसे थोड़ा इग्नोर किया और बोलो, अच्छा ठीक है, तुम खाना खा लो, और वह उसके साइड बैठ गया। माँ नूडल्स खाते हुए अपने वाइन का एक सीप लिया तो शिवांगी बोली, मुझे भी यह पीना है। मान बोला, नहीं ये नहीं, तुम अपना कोक पियो। शिवांगी बोली, नहीं, मुझे कोक से ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा लगा तो मैं इसे ही पीऊंगी। मान शौक होकर शिवांगी को देखा और बोला, क्या मतलब? शिवांगी अब थोड़ी नशे में आ चुकी थी, क्योंकि यह वाइन बहुत पुरानी थी।
वैसे भी मान के पास वाइन और ड्रिंक के काफ़ी पुराने पुराने कलेक्शन थे जो बहुत एक्सपेंसिव भी थे, इसलिए इस वाइन असर भी बहुत जल्दी हो गया था। शिवांगी, अरे बाबा, मुझे तुम्हारा यह वाला ड्रिंक का टेस्ट अच्छा लगा तो मैंने पी ली, मुझे इसका टेस्ट भी बहुत पसंद आया। मान, यू मीन टू से तुमने मेरी वाइन पी ली? शिवांगी, हाँ, उसमें क्या हुआ, देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मान अपना आइज रोल करते हुए कहा, हाँ वो तो दिख ही रहा है, अच्छा ठीक है, तुम्हें खाना खा लो। शिवांगी, पर मुझे ये ड्रिंक और चाहिए। मान, नहीं, तुमने एक गिलास पी है ना, वो बहुत है। शिवांगी, नहीं ना, मुझे और चाहिए, चाहिए मतलब चाहिए। शिवांगी जिद करने लगी तो मान उसे एक ग्लास और पीने दिया, ये सोचकर वो शिवांगी को संभाल लेगा। वो दोनों खाने के साथ वाइन भी एंजॉय करने लगे। शिवांगी मान के तरफ देखते हुए मन में बोली, आई नो ही इज़ नॉट परफेक्ट बट आई लव हिम। वो ही मान शिवांगी को देखते हुए मन में बोला, यू आर माई फेवरेट फीलिंग शिवांगी, आई लव नैनो वेरी मच दैट टू, बट वट आई फील विद यू इज़ वेरी डिफरेंट, आई डोंट नो वट इट इज़, आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग विदाउट यू, डोंट एवर लीव मी, अदरवाइज आई डोंट नो वट आई विल डू विद यू। खाना तो खत्म हो चुका था, पर अब टेबल पर 2 भरी हुई ग्लास के साथ 3 बोतल खाली और 2 भरी हुई रखी हुई थी। मान को भी शायद थोड़ा नशा होने लगा था, इस वजह से उसने शिवांगी को नहीं रोका। दोनों ही अब ड्रिंक कर रहे थे और दोनों इस वक्त नशे में लग रहे थे। शिवांगी ने मान से बोली, मैं एक बात पूछूं आपसे? मान, तुम कुछ भी पूछ सकती हो शिवांगी मुझसे, मैं कभी तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं हर वो एक बात बताऊंगा तुम्हें जो तुम मुझसे पूछोगी। शिवांगी, आप एक रिलेशनशिप में अगर होंगे तो आपके लिए रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा मैटर क्या करता है? मान, मेरे लिए मायने रखती है 3 चीजें। आई वॉन्ट 3 थिंग्स इन अ रिलेशनशिप। 1. Eyes that won't cry. 2. Lips that won't lie. 3. And love that won't die. शिवांगी धीरे से बोली, लिए मैं भी तो आपसे कितना सारा झूठ बोल रही हूँ, पर मैं आपसे सच बोलना चाहती हूँ पर नहीं बोल पा रही। क्यों नहीं बोल पा रही हूँ? डर लग रहा है। मान, तुम कुछ बोल रही हो क्या? शिवांगी, थोड़ा जोर से बोलो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। शिवांगी, नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं कहा। बोलते हुए उसने अपना गर्दन को नामे हिला दिया। मान, नो नो, कुछ तो कहा तुमने और जो मैंने सुना नहीं, चलो अब जल्दी बोलो। शिवांगी, मैंने बोला ना, मैंने कुछ नहीं कहा, कुछ कहा भी हो तो मैं भूल गई। मान, इतनी जल्दी भूल गई? शिवांगी, हाँ सच में मैं कुछ कह रही थी पर मैं भूल गई, यू नो MAANNN, इट्स जस्ट समथिंग। शिवांगी बोलते हुए अपने चेयर से उठ गई और खड़ी हो गई। वह पूरी तरह नशे में थी इसलिए थोड़ा लड़खड़ा भी गई तो मान बोला, ओ हेलो, कहाँ जा रही हो तुम? तो शिवांगी लड़का आते हुए गार्डन के तरफ चली गई और बोली मान, SOMTHING, लाइक there's something was wrong seriously. मान, सीरियसली, आफ्टर ड्रिंकिंग सो मच नाउ शी फील्स समथिंग इज रॉन्ग। वैसे रॉन्ग तो मुझे भी लग रहा है, आज मेरा भी सर घूम रहा है, पता नहीं क्यों कुछ अलग से फीलिंग आ रही है, कहीं कबीर ने वाइन के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं करके रखी है। वाह, हैप्पी रियलाइजेशन शिवांगी, व्हाट्स रॉन्ग? शिवांगी मान के हाथों को पकड़कर और उसे खींचते हुए गार्डन के बीचों बीच लेकर गई जहां हर तरफ फूल खिले हुए थे। चांदनी रात में यह नज़ारा बहुत खूबसूरत था। मान बोला, यहाँ से चलते हैं शिवांगी, तुम्हें ठंड लग जाएगी। शिवांगी बोली, नहीं मान, क्या आपको भी वही फीलिंग हो रही है जो मुझे हो रही है? मान, फीलिंग? कौन सी फीलिंग शिवांगी, क्या बोल रही हो तुम? शिवांगी, समथिंग इज फीलिंग। मान, कुछ तो गड़बड़ है, वेट, आई यू फीलिंग द समथिंग सो हॉट? कितनी गर्मी है यहाँ? मान, गर्मी? सीरियसली शिवांगी, सर्दी है यहाँ। अभी कुछ वक्त पहले तुम्हें यहाँ ठंड लग रही थी और तुम बोनफायर के सामने बैठी हुई थी, और अब तुम्हें गर्मी लग रही है। गर्मी तो उसे खुद को भी लग रहा था और कुछ अजीब सा फील भी हो रहा था, और वह उसे इग्नोर कर रहा था, पर नशे के कारण इग्नोर कर भी नहीं पा रहा था। शिवांगी, नो मान, आई एम फीलिंग समथिंग WERY हॉट। बोलते हुए शिवांगी ने अपने ट्रैकिंग सूट के जैकेट के जिप को ओपन किया और उसे निकाल के फेंक दी। मान उसे ऐसे करते देखकर हड़बड़ा गया और जल्दी से भागकर उसके पास आया और बोला, है शिवांगी, यह क्या कर रही हो तुम? शिवांगी ने मान के सीने पे अपने दोनों हाथों को रखकर उसे थोड़ा धकेल दिया, जिससे मान शिवांगी से थोड़ा दूर हो गया। शिवांगी अब अपने स्पोर्ट्स ब्रा के स्ट्रिप्स को भी निकलने लगी थी, पर मान शिवांगी के दोनों हाथों को पकड़ लिया। उसकी पकड़ बहुत टाइट थी इसलिए शिवांगी को अपना हाथ छुड़ाने नहीं बन रही थी। मान ने शिवांगी को देखा तो उसके अंदर की गर्मी बढ़ती हुई महसूस हुई। शिवांगी ने जो ट्रैकिंग सूट पहनी थी वह ऊपर से एक जैकेट, नीचे टाइट फिटिंग लेगी और अंदर उसने एक स्पोर्ट्स ब्रा पहनी हुई थी जो वह नेक की थी। जैकेट को शिवांगी उतार कर फेंक चुकी थी तो अब वो सिर्फ स्पोर्ट्स ब्रा और लेगी में खड़ी थी। शिवांगी इस वक्त बहुत हॉट लग रही थी। चांदनी रात में चारों तरफ फूलों के बीच वो खड़ी थी, ऊपर से उसका वो फिगर, कमर से काफी नीचे तक लहराते हुए खुले हुए उसके बाल। शिवांगी नशे में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। वह लड़खड़ाने लगी तो मान एक हाथ से उसकी कमर को होल्ड किया। शिवांगी का एक हाथ मान के कंधे पर आ गया, दूसरा हाथ मान ऑलरेडी पकड़े हुए ही था। नशे में उसकी आंखें भी छोटी हो गई थी जिसे वो धीरे से खोल और बंद कर रही थी। गर्मी के वजह से उसके सीने पर और कमर पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी थी। वी नेक होने के वजह से शिवांगी की क्लीवेज भी काफी हद तक रिवील हो रही थी। उसके होंठ चेरी रेड जैसे दिख रहे थे।
शिवांगी प्लीज कुछ करो मान, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझसे, बोलकर उसने मान के गाल पर हाथ रखी तो उसे मान को टच करना बहुत अच्छा लगा। वो बोली, आई फील सो गुड व्हेन आई टच यू मान, आई वॉन्ट यू मोर एंड मोर। मान उसे देखकर सोचने लगा, सिर्फ वाइन से ऐसा रिएक्शन होना नामुमकिन है, कुछ तो और बात है। मान का कंट्रोलिंग पावर बहुत अच्छा था। भले शिवांगी ने कम 3 या 4 ग्लास ही वाइन पी थी, पर मान ने बहुत ज़्यादा पी लिया था। उसने सोचा था कि सिर्फ वाइन ही है तो क्या ही फर्क पड़ेगा, पर अब ये कुछ और ही निकाल कर आ रहा था। उसके अंदर की गर्मी बढ़ती जा रही थी। उसने शिवांगी को देखा जो अपने होठों को काट रही थी। मान बोला, फूके आई कांट कंट्रोल एनी मोर, बोलकर उसने शिवांगी के गर्दन पे एक हाथ रखा और उसे खींचकर उसके नर्म होंठों पे अपना होंठ रख दिया। गर्मी के वजह से उसके सीने पर और कमर पर पसीने की बूंदें दिखाई देने लगी थी। वी नेक होने के वजह से शिवांगी की क्लीवेज भी काफ़ी हद तक रिवील हो रही थी। उसके होंठ चेरी रेड जैसे दिख रहे थे। शिवांगी प्लीज कुछ करो मान, ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझसे, बोलकर उसने मान के गाल पर हाथ रखी तो उसे मान को टच करना बहुत अच्छा लगा। वो बोली, आई फील सो गुड व्हेन आई टच यू मान, आई वॉन्ट यू मोर एंड मोर। मान उसे देखकर सोचने लगा, सिर्फ वाइन से ऐसा रिएक्शन होना नामुमकिन है, कुछ तो और बात है। मान का कंट्रोलिंग पावर बहुत अच्छा था। भले शिवांगी ने कम 3 या 4 ग्लास ही वाइन पी थी, पर मान ने बहुत ज़्यादा पी लिया था। उसने सोचा था कि सिर्फ वाइन ही है तो क्या ही फर्क पड़ेगा, पर अब ये कुछ और ही निकाल कर आ रहा था। उसके अंदर की गर्मी बढ़ती जा रही थी। उसने शिवांगी को देखा जो अपने होठों को काट रही थी। मान बोला, फूके आई कांट कंट्रोल एनी मोर, बोलकर उसने शिवांगी के गर्दन पे एक हाथ रखा और उसे खींचकर उसके नर्म होंठों पे अपना होंठ रख दिया। पहले भी उन दोनों के बीच में किस हुई थी। एक बार तब जब मान ने शिवांगी को सडनली किसी को दिखाने के लिए और खुद को बचाने के लिए किस किया था, और दूसरी बार तब जब मान शिवांगी को प्रपोज किया था। पर इस बार का केस बहुत डिफरेंट था। मान बहुत हाश होकर शिवांगी को किस कर रहा था, जो बहुत ही पैशनेट था। शिवांगी भी मान का साथ देने की कोशिश कर रही थी, पर उससे हो नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया ही नहीं था। पहले भी दोनों टाइम मान खुद उसे किस किया था और शिवांगी ने सिर्फ फील किया था। मान इस तरह शिवांगी के होठों को किस कर रहा था जैसे वह उसे खा ही जाएगा। थोड़ी ही देर में शिवांगी की सांस फूलने लगी, पर मान तो जैसे रुकने या शिवांगी को छोड़ने के मूड में था ही नहीं। वह लगातार शिवांगी को डीप किस किए जा रहा था। जब शिवांगी की दम घुटने लगी तो उसने मान से छूटने की कोशिश की, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे लगा वो मर जाएगी, तो वो मान के कंधे पर हाथों से मुंह के मारना शुरू कर दिया। शिवांगी के मारने से मान को कुछ फर्क तो नहीं पड़ा, पर वह थोड़ा होश में आया। उसे तब लगा शायद शिवांगी की दम घुट रही है। उसने शिवांगी के होठों से अपना होंठ हटाया, पर वह रुका नहीं। वो होंठों की जगह अब शिवांगी के गले पर और कंधे पर किस करने लगा। शिवांगी की गर्दन अब ऊपर की तरफ उठी हुई थी। वो जो इस वक्त पूरी तरह नशे में थी, वो ऐसे किस से और भी ज्यादा मदहोश होने लगी थी। शिवांगी की हाइट मान से कम थी, इसलिए मान को शिवांगी के ऊपर झुककर किस करना पड़ रहा था। मान शिवानी के कमर पर एक हाथ रखा और उसको लिफ्ट किया। दूसरे हाथों से उसने शिवांगी के एक पैर पर हाथ रखकर उसे अपने कमर पर रखा और हस्की वॉइस में बोला, पुट बोथ योर लेग्स ऑन माई वेस्ट एंड होल्ड मी टाइट, अदरवाइज यू विल फॉल डाउन। शिवांगी ने भी वैसा ही किया। उसने दोनों हाथ मान के गर्दन पर रख के उसे होल्ड किए हुए थे और दोनों पैर इस वक्त मान के कमर पर रेप किए हुए थे। उसने मान एक हाथ से शिवांगी को होल्ड किया हुआ था और दूसरे हाथ से उसने शिवांगी के बॉडी को एक्सप्लोर करना शुरू किया। इन सब में उसकी किस ब्रेक नहीं हुई थी। वो अभी भी काफी रफली शिवांगी के गले पे, कंधे पे किस और बाइट कर रहा था। शिवांगी एक हाथ से मान को होल्ड करके दूसरा हाथ मान के बालों में घूमने लगी थी। उसका सर अभी भी ऊपर की तरफ था। मान के किस और बाइट करने के वजह से उसे पेन हो रहा था, पर यह पेन से अच्छा भी लग रहा था। शिवांगी स मान, डोंट डू दिस मान, इट्स हर्टिंग। मान आई कांट, शिवांगी डोंट नो वाई बट आई कांट। मान वहां से मूव किया और शिवांगी को लिए हुए वो गार्डन से होकर घर के अंदर आ गया। शिवांगी वैसे ही मान से लिपटी हुई थी और मान उसे होल्ड करके अंदर आया। वो सीढ़ियों से होते हुए सेकंड फ्लोर पर अपने बेडरूम में आ गया। इस दौरान उसने शिवांगी के होंठों को फिर से एक बार कैप्चर कर लिया था। उसने बहुत फोर्सफुली और पैशनेट होकर शिवांगी को किस करना शुरू कर दिया था। उसका टंग अभी शिवांगी के मुंह के अंदर के हर कोने को एक्सप्लोर कर रहा था। रूम के अंदर आते ही मान शिवांगी को लेकर बेड के पास आया और बेड पर उसे फेंक दिया। उसका वो किंग साइज बेड बहुत ज़्यादा बड़ा, सॉफ्ट और मुलायम था, जिस वजह से शिवांगी को चोट तो नहीं लगी, पर वो थोड़ा बाउंस होकर ऊपर की तरफ उछाल गई। के मान शिवांगी के ऊपर झुक गया और उसके गले से लेकर उसके क्लीवेज तक किस और बाइट करने लगा। उसने धीरे से शिवांगी के कंधे से स्पोर्ट्स ब्रा के स्ट्रिप्स को नीचे किया और वहां पर भी उसे किस और बाइट करने लगा। वो किस करते हुए धीरे धीरे शिवांगी के क्लीवेज से नीचे आते गया। शिवानी के दोनों हाथ मान के सर के ऊपर उसके बालों में घूम रहे थे। शिवांगी दोनों आंखें बंद थी और वह इस पल को जैसे एंजॉय कर रही थी। पूरी तरह नशे में मदहोश हो चुकी थी वो।
मान किस करते हुए अचानक ही रुक गया और अपना सर उठाकर शिवांगी के तरफ देखा। शिवांगी जो मदहोश होकर मान को फील कर रही थी, वो मान के रुक जाने से अपनी आंखें खोल दी और सवालिया नजरों से मान के तरफ देखने लगी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक फ्रस्ट्रेशन था, जैसे मान का रुक जाना उसे पसंद नहीं आया था। मान शिवांगी की तरफ देखा तो शिवांगी जोर जोर से सांस लेते हुए मान को सिडिक्टिव नजरों से देख रही थी। सांसों की गति बढ़ने की वजह से शिवांगी का सीना भी ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे देखकर मान और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था शिवांगी की तरफ। मान शिवांगी के ऊपर झुक गया और उसके गले से लेकर उसके क्लीवेज तक किस और बाइट करने लगा। उसने धीरे से शिवांगी के कंधे से स्पोर्ट्स ब्रा के स्ट्रिप्स को नीचे किया और वहां पर भी उसे किस और बाइट करने लगा। वो किस करते हुए धीरे धीरे शिवांगी के क्लीवेज से नीचे आते गया। शिवानी के दोनों हाथ मान के सर के ऊपर उसके बालों में घूम रहे थे। शिवांगी दोनों आंखें बंद थी और वह इस पल को जैसे एंजॉय कर रही थी, पूरी तरह नशे में मदहोश हो चुकी थी वो। मान किस करते हुए अचानक ही रुक गया और अपना सर उठाकर शिवांगी के तरफ देखा। शिवांगी जो मदहोश होकर मान को फील कर रही थी, वो मान के रुक जाने से अपनी आंखें खोल दी और सवालिया नजरों से मान के तरफ देखने लगी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक फ्रस्ट्रेशन था, जैसे मान का रुक जाना उसे पसंद नहीं आया था। मान शिवांगी की तरफ देखा तो शिवांगी जोर जोर से सांस लेते हुए मान को सिडिक्टिव नजरों से देख रही थी। सांसों की गति बढ़ने की वजह से शिवांगी का सीना भी ऊपर नीचे हो रहा था, जिसे देखकर मान और भी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा था शिवांगी की तरफ। मान शिवांगी के आंखों में सवाल देखकर बोला, आई एम लूजिंग कंट्रोल ओवर माई सेल्फ शिवांगी, आई वोंट बी एबल टू कंट्रोल एनीमोर और मे बी आई हर्ट यू। मान को अब अपनी बॉडी जलती हुई महसूस होने लगी थी और अब वो ये समझ चुका था कि यह सब किस वजह से हो रहा है। उसे डाउट तो हो गया था पहले ही, पर अब वो बिल्कुल कंफर्म था ये सिर्फ वाइन के वजह से नहीं, उस वाइन में और भी कुछ मिला हुआ था, इसलिए वह अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अगर सिर्फ अल्कोहल का नशा होता तो वह खुद को कंट्रोल कर लेता, मगर यह सिर्फ अल्कोहल नहीं था। और सेम थिंग शिवांगी के साथ भी हो रही थी। एक तो उसका फर्स्ट टाइम था ड्रिंक किए हुए, ऊपर से ऐसी स्पाइक की हुई ड्रिंक। शिवांगी मान के तरफ देखते हुए बोली, तो मत करो कंट्रोल मान, because now even I can't control it. Please do something, man. No matter what you do, I can't bear this heat anymore. I feel like I'm burning from inside. It's paining too. मान ओक I'll do but you have to tolerate। शिवांगी ने हाँ में अपना गर्दन हिलाई तो मान उसके होठों को फिर से एक बार कैप्चर कर लिया और बहुत पैशनेट होकर किस करने लगा। उस किस से दोनों को ही जैसे बहुत सुकून मिल रहा था। कुछ देर बाद जब मान शिवांगी के होंठों को छोड़ा तो शिवांगी लंबी लंबी सांस ले रही थी। मान उसकी होंठों की तरफ देखकर बोला, यू नो व्हाट शिवांगी, आई ऑलवेज लाइक दिस फ्लेवर ऑफ योर लिप्स, और तुम्हारे ये शर्म से लाल गाल ऑलवेज अट्रैक्ट्स मी टुवर्ड्स यू। मान शिवांगी के ऊपर से उठ गया और घुटनों के बल होकर अपना जैकेट का जिप खोलकर जैकेट निकालकर एक तरफ फेंक दिया। ट्रैकिंग में जाने के नाम से उसने भी स्पोर्ट्स वेयर ही पहना था, जो एक टी शर्ट के ऊपर एक जैकेट भी था और नीचे से ट्रैक पैंट। शिवांगी मान के तरफ देखी तो उसका वह परफेक्ट बॉडी और एप्स देखकर वह भी मान के तरफ अट्रैक्ट होने लगी। उसको भी अपने अंदर कुछ होने लगा। नशे में होने के वजह से शिवानी इस वक्त मान को बहुत ललचाई नजरों से देख रही थी, जिसे देखकर मान और सेड्यूस हो रहा था। मान शिवांगी को अपनी बॉडी की तरफ दिखाते हुए, यू वॉन्ट टू टच और फील दिस। शिवांगी ने हाँ में अपने गर्दन हिलाई तो मान उसके हाथों को पकड़कर अपनी तरफ थोड़ा सा उठाया और उसे लेकर अपने चेस्ट पर रखा और उसे मूव करने लगा उसके एब से लेकर बेली तक। जहां शिवांगी मान को ऐसे छूने से खुद बहुत सेड्यूस हो रही थी, वहीं मान शिवांगी का खुद को ऐसे छूने से पागल ही हुए जा रहा था। वह आंखें बंद करे हुए शिवांगी को फील कर रहा था। जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने शिवांगी को थोड़ा पुश किया और बेड पर लेटा दिया। उसने शिवानी की दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर उठा के एक हाथ से लॉक कर दिया। इससे शिवांगी थोड़ा ऊपर की तरफ उठ गई। मान उसकी तरफ झुक गया और दूसरे हाथों से उसके ब्रा के दोनों स्ट्रेप्स को नीचे कर दिया और उसके एक उभार पर अपने होंठ रख उसे सक करने लगा और दूसरे उभार पर अपने हाथ रख के उसे प्रेस करने लगा। ऐसे प्रेस करने से शिवांगी को दर्द हो रहा था तो उसने बोली, मान प्लीज इट्स पेनिंग। तो मान बोला, आई कांट कंट्रोल शिवांगी, दिस इज सो सॉफ्ट। ये बोलकर वो और जोर से प्रेस करने लगा। वो कभी उसे सक करता तो कभी उसे दबाता। वो धीरे धीरे नीचे हुआ और उसके बेली बटन पर आ गया। वहां पर अब वो सक और किस करने लगा। शिवांगी के दोनों हाथ मान के सर पर उसके बालों में घूम रहे थे। शिवांगी का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इसलिए उसे प्लेजरिंग के साथ साथ पेन भी हो रहा था, पर वह कुछ कर नहीं पा रही थी। इतनी नशे में होने के वजह से शिवांगी के पूरे बदन पर पसीने के बूंदे चमक रहे थी। जहां बाहर का मौसम बहुत सर्द था, ठंडी हवाएं चल रही थी, वहीं रूम के अंदर का माहौल बहुत गर्म हो चुका था। मान थोड़ा और नीचे गया और उसने शिवांगी के पैंट के साथ साथ उसका इनर भी निकालकर बेड के नीचे फेंक दिया। शिवांगी की आंखें बंद थी और इस वक्त वह मान के सामने पूरी तरह बिना कपड़े के लेटी हुई थी। मान उसे ऊपर से नीचे करें एक बार देखा तो वह कोई तराशी हुई संगमरमर की मूरत जैसी लग रही थी। शिवानी को अपने सामने ऐसे बिना कपड़ों के लेते हुए देखकर मान को अपने कमर के नीचे के हिस्से में अकरंसी महसूस हुई।
वो अपना भी पैंट और इनर निकाल कर बेड के नीचे फेंक दिया और खुद के और शिवानी के ऊपर एक वाइट ब्लैंकेट डाल दिया। ब्लैंकेट के अंदर ही हो शिवानी के बेली बटन पर गया और वहां किस और सक करने लगा। किस करते हुए वो और नीचे गया और उसके पैरों को स्प्रेड करके उसकी वो सॉफ्ट नर्म और फुली हुई लिप्स पर किस करने लगा। मान के ऐसा करने से शिवांगी को अपने अंदर एक कर्ट सी महसूस हुई। मान उसके पैरों को अपने कंधे पर रख लिया। शिवांगी उसने बेडशीट को अपने मुट्ठी में भींच ली और दांतों से अपने होंठों को काटने लगी। मान दिस फ्रेग्रेंस इज सो गुड। मान अब उन फुली हुई लिप्स में अपना टंग डालकर वहां लीक करने लगा था। एंड योर टेस्ट इज ऑल्सो अमेजिंग लाइक स्वीट रास्पबेरी कैंडी माई लव। मान अब ऊपर उठा और शिवांगी के चेहरे के पास जाकर बोला, शिवांगी माई लव यू विल फील सम पेन प्लीज हैंडल इट। मैं तुम्हारे साथ जेंटल होने की कोशिश करूंगा पर क्या करूं, मैं भी अब अपने बस में नहीं हूं। बोलकर मान शिवांगी के होठों पर अपना होंठ रख दिया और उसे किस करने लगा कि तभी वह शिवांगी में शामिल हो गया। शिवांगी को ऐसा लगा कि उसकी जान निकल जाएगी। उसकी आंखों के कोनों से आंसुओं की बूंद निकलने लगे। अगर मान उसका लिप लॉक नहीं किया होता तो इस वक्त उसकी चीख निकल गई होती। मान धीरे धीरे उसको उसके बैग को सहलाते हुए उसे किस कर रहा था और उसे कंफर्ट देने की कोशिश कर रहा था। थोड़े वक्त बाद जब शिवांगी थोड़ा नॉर्मल हुई तो मान धीरे धीरे मूव करने लगा, पर उसे अब कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी। अब शिवांगी भी इंजॉय करने लगी थी। उसे तो जैसे कोई होश नहीं था, अब पूरा मदहोश हो चुकी थी वह। तकरीबन 1 घंटे बाद शिवानी मान से बोली, आई कांट मान, मैं बहुत थक गई हूँ। मान प्लीज टॉलरेट मी फॉर अ लिटिल वाइल लॉन्गर बिकॉज नाउ आई कांट स्टॉप। उन दोनों का ये फर्स्ट सेशन बहुत लंबा चला था। तकरीबन रात के 2 बजे एक फ़ोन कॉल से शिवांगी की नींद खुली। उसने बहुत कम पी थी इसलिए उसका नशा भी बहुत हल्का हो गया था, पर सर अभी भी भारी महसूस हो रहा था उसे। उसने अपने आप को देखा तो इस वक्त पर ब्लैंकेट के अंदर थी और अभी भी उसने कपड़े नहीं पहने थे। वह थक कर कब सो गई थी उसे खुद पता नहीं चला। उसने अपने बगल में देखा तो मान भी सो रहा था। फर्क ये था, मान अपने पेट के बल सो रहा था और शिवांगी अपने पीठ के बाल सोई हुई थी। फोन एक बार फिर बजा तो वह ब्लैंकेट को अपने सीने पर खींचकर हेडरेस्ट से टिकर बैठ गई। फोन 2 बार बज के बंद हो चुका था। फिर से एक बार फोन बजा तो उसने अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाई। कुछ दूरी पर सोफे पर उसका बैग पड़ा हुआ था जिसमें फोन बज रहा था। उसने ब्लैंकेट को अपने सीने से लेके अपने चारों तरफ कवर किया और बेड से उठ गई। वह बेड से उठकर खड़ी हुई तो एक बार लड़खड़ा गई। उसके पेट में और पेट के निचले वाले हिस्से में दर्द महसूस हो रहा था। वह धीरे धीरे से सोफे के पास गई और अपने बैग में से मोबाइल निकाली। फोन पर जो नाम शो हो रहा था उसको देखी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उन दोनों का ये फर्स्ट सेशन बहुत लंबा चला था। तकरीबन रात के 2 बजे एक फ़ोन कॉल से शिवांगी की नींद खुली। उसने बहुत कम पी थी इसलिए उसका नशा भी बहुत हल्का हो गया था, पर सर अभी भी भारी महसूस हो रहा था उसे। उसने अपने आप को देखा तो इस वक्त पर ब्लैंकेट के अंदर थी और अभी भी उसने कपड़े नहीं पहने थे। वह थक कर कब सो गई थी उसे खुद पता नहीं चला। उसने अपने बगल में देखा तो मान भी सो रहा था। फर्क ये था, मान अपने पेट के बल सो रहा था और शिवांगी अपने पीठ के बाल सोई हुई थी। फोन एक बार फिर बजा तो वह ब्लैंकेट को अपने सीने पर खींचकर हेडरेस्ट से टिकर बैठ गई। फोन 2 बार बज के बंद हो चुका था। फिर से एक बार फोन बजा तो उसने अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाई। कुछ दूरी पर सोफे पर उसका बैग पड़ा हुआ था जिसमें फोन बज रहा था। उसने ब्लैंकेट को अपने सीने से लेके अपने चारों तरफ कवर किया और बेड से उठ गई। वह बेड से उठकर खड़ी हुई तो एक बार लड़खड़ा गई। उसके पेट में और पेट के निचले वाले हिस्से में दर्द महसूस हो रहा था। वह धीरे धीरे से सोफे के पास गई और अपने बैग में से मोबाइल निकाली। फोन पर जो नाम शो हो रहा था उसको देखी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, क्या बात है शिवांगी, तुम इतनी फास्ट निकलेगा, मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था। मुझे तो तुम बहुत सीधी सादी भोली भाली इनोसेंट टाइप की लगती थी, पर तुम तो बड़ी फास्ट और चालाक निकली। सामने वाले की बातों को सुनकर शिवांगी बोली, आप ऐसे क्यों बात कर रही है मालिनी आंटी। सामने फ़ोन पर मालिनी थी तो उधर से मालिनी भड़कते हुए बोली, जस्ट शट अप शिवानी, मैं तुम्हारी कोई आंटी नहीं हूँ। ये सब दिखावे के लिए जो नाटक है ना वो दुनिया के सामने ही रखो, मेरे सामने करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखो ये नाटक करने के लिए मैंने ही तुमसे कहा था और किस तरह मुझे बोलना चाहिए तुमसे। शिवांगी, तुम्हें जब ज़रूरत थी तब मैंने तुम्हें जॉब दिलाई, मैंने तुम्हें पैसे देकर तुम्हारे भाई को उन गुंज से बचाया, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हारे फैमिली को रास्ते पे आने से बचाई, और तुम मुझे अब डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रही हो। शिवांगी, नहीं नहीं मालिनी आंटी। तो मालिनी ने बीच में ही शिवांगी के बातों को कटकर बोली, फिर से मैंने बोला ना, मुझे आंटी नहीं कहना, मैं कोई तुम्हारी सगी नहीं हूँ। मैडम बोलो या एक्टिंग लोगों के सामने किया करो, जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो मुझे मैडम बोलोगी। शिवांगी, ओक मालिनी मैम, पर मैंने ऐसा क्या ही कर दिया जो आप मुझे इतनी रात को और इतना सुन रही है। मालिनी थोड़ा रूड वॉयस में बोली, और किस तरह सुनाओ तुम्हें शिवांगी, रात के 2 बजे मैं तुम्हारे साथ कोई जोक्स या फन करने के लिए कॉल की है। वैसे एक बात बताओ, इस वक्त तुम हो कहाँ पर। मालिनी का सवाल सुनकर शिवांगी खामोश हो गई। उसे समझ नहीं आया उसे क्या बोलना चाहिए।
वो सोच ही रही थी मालिनी को क्या जवाब दे तो सामने से मालिनी की आवाज़ आई, नहीं बोल पा रही हो ना, मैं बताती हूँ तुम कहाँ पर हो। इस वक्त तुम मान के साथ हो, मान के फार्म हाउस में हो, एम आई राइट? शिवांगी चौंकते हुए बोली, आपको कैसे पता मालिनी, तुम भूल रही हो शिवांगी, तुम्हें जॉब के लिए हायर मैंने करवाया था, तुम्हें सब कुछ सीखा पढ़ाकर मैंने भेजा था मान के पास, तो मुझे पता होता है मान कब कहाँ होता है, तो मुझसे चालाकी नहीं किया करो। शिवांगी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कोई चालाकी नहीं की, ट्रैकिंग से निकलकर मुझे यहाँ तक लाने का जो आइडिया था वह मान का ही था, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया था, मैं सच बोल रही हूँ आपसे, मैंने आपको कोई डबल क्रॉस या धोखा देने की कोशिश नहीं की, मुझे सच में नहीं पता था मान मुझे यहाँ लेकर आ जाएगा। और वैसे भी मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी, मैं आपको सुबह कॉल करने वाली थी। शिवांगी की बातों को सुनकर मालिनी थोड़ी शांत हुई और बोली, बोल क्या बात करनी है। शिवांगी, मालिनी मैम, मैं इस नाटक को और कंटिन्यू नहीं कर सकती, मुझे ही नहीं होगा और मैं बहुत बड़ी धोखा कर रही हूँ उनके साथ। मालिनी, तुम क्या बोल रही हो, ये तुम्हें पता है ना शिवांगी, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शिवगी, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, मैं बात बस इतनी सी है कि मुझे समझ में आ रहा है मैं कितनी बड़ी धोखा कर रही हूँ मान के साथ, उनसे उन्हें झूठ से नफरत है और मैं शुरू से अब तक उनसे सिर्फ झूठ ही तो बोल रही हूँ, मैं सुबह होते ही उन्हें सब सच सच बताने वाली हूँ। मालिनी, क्या बात है शिवांगी, कहीं प्यार का नाटक करते करते तुम्हें सच में मान से प्यार तो नहीं हो गया? मालिनी की बातों को सुनकर शिवांगी एक बार मान के तरफ देखी जो इस वक्त गहरी नींद में सो रहा था, शिवांगी फिर से एक बार खामोश हो गई तो मालिनी फिर से बोली, तुम्हें प्यार करना है करो, ना करना है तो मत करो, जो करना है करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरे काम से फर्क पड़ता है, तुमने मुझसे पैसे लिए इस बात के लिए और तुम्हें मेरे काम करना ही पड़ेगा। शिवांगी, मानती हूँ मैंने आपसे पैसे लिए हैं पर मैं अब मान सर को और धोखे में नहीं रख सकती, इसलिए मैं सुबह होते ही उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी, उसके बाद चाहे जो हो। मालिनी थोड़ा सरकास्म से हंसकर बोली, वैसे एक बात बताना शिवांगी, तुम्हें क्या लगता है मान तुम्हारी सच्चाई सुनकर तुम्हें माफ़ कर देगा और तुम्हें अपना लगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मान के सामने जब तुम्हारी सच्चाई आएगी तो मान तुमसे नफरत करेगा। जैसा कि तुम्हें पता है उसे झूठ से नफरत है तो वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। बताओ तुम्हें जो बताना है मान को, तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारी बातों को मान जाएगा? वह मुझे अपनी माँ की तरह रिस्पेक्ट करता है, मैं फैमिली हूँ उसकी, तो वह मेरे बात पे भरोसा करेगा, मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, पर इतना तो तय है तुम्हारी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाएगी क्योंकि तब तुम्हारे पास ना तुम्हारा मान सर होंगे ना ही मैं, इसलिए मैं अभी भी बोल रही हूँ शिवांगी, मेरी बात मान लो और जल्दी से अपना काम खत्म करो। आई थिंक उसने तुम्हें अब तक प्रपोज कर दिया होगा, तो सुबह उठो और उससे डायरेक्ट शादी की बात करो। शिवांगी, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, अब जो हो सो हो बोलकर उसने फ़ोन कट कर दी और सोचने लगी कि उसे क्या करना चाहिए, कैसे हो सुबह मान से सारी बातें क्लियर करेगी। वो ये सब सोच ही रही थी, उसे अपने पीछे किसी का प्रेजेंस फील हुआ, उसने झटके से अपना फ़ोन सोफे पर फेंकी और वो टर्न होने ही जा रही थी कि मान के दोनों हाथ उसके कमर के इर्द गिर्द आया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। इस वक्त शिवांगी का पेट मार्केट चेस्ट से लगा हुआ था और शिवांगी पूरी तरह मान के बाहों के घेरे में थी। मान अपना चीन को शिवांगी के कंधे पर टिका दिया और उसके कानों में फुसफुसाते हुए बोला, इतनी रात को किससे बात कर रही थी तुम शिवांगी? मान, जो अभी तक पूरी तरह होश में भी नहीं था, वह शिवांगी की आवाज़ से थोड़ा सा होश में आ गया था और बाजू में शिवांगी को न देखकर वह उठकर शिवांगी के पास आ गया था। शिवांगी, नहीं नहीं, तो मैं इतनी रात को किससे बात करूंगी मान, वह मेरी नींद खुल गई थी और वापस नींद आ भी नहीं रही थी, इसलिए मैं अपने बैग ढूंढते हुए यहाँ आ गई, वो दरअसल मुझे चेंज करना था, वो मेरे कपड़े बैग में है ना मान। मान शिवानी के गर्दन पर अपने नोच को फिराते हुए सेक्सी वॉइस में बोला, चेंज करने की क्या जरूरत है शिवांगी, तुम ऐसे भी खूबसूरत लग रही हो, बोलकर उसमें शिवांगी को अपनी तरफ घुमाया और उसके चेस्ट के ऊपर बेडशीट के नोट को पकड़ लिया। शिवांगी और मान दोनों का ये फर्स्ट सेशन बहुत लंबा चला था। तकरीबन रात के 2 बजे एक फ़ोन कॉल से शिवांगी की नींद खुली। उसने बहुत कम पी थी इसलिए उसका नशा भी बहुत हल्का हो गया था, पर सर अभी भी भारी महसूस हो रहा था उसे। उसने अपने आप को देखा तो इस वक्त पर ब्लैंकेट के अंदर थी और अभी भी उसने कपड़े नहीं पहने थे। वह थक कर कब सो गई थी उसे खुद पता नहीं चला। उसने अपने बगल में देखा तो मान भी सो रहा था। फर्क ये था, मान अपने पेट के बल सो रहा था और शिवांगी अपने पीठ के बाल सोई हुई थी। फ़ोन एक बार फिर बजा तो वह ब्लैंकेट को अपने सीने पर खींचकर हेडरेस्ट से टिकर बैठ गई। फ़ोन 2 बार बज के बंद हो चुका था। फिर से एक बार फ़ोन बजा तो उसने अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाई। कुछ दूरी पर सोफे पर उसका बैग पड़ा हुआ था जिसमें फ़ोन बज रहा था। उसने ब्लैंकेट को अपने सीने से लेके अपने चारों तरफ कवर किया और बेड से उठ गई। वह बेड से उठकर खड़ी हुई तो एक बार लड़खड़ा गई। उसके पेट में और पेट के निचले वाले हिस्से में दर्द महसूस हो रहा था। वह धीरे धीरे से सोफे के पास गई और अपने बैग में से मोबाइल निकाली। फ़ोन पर जो नाम शो हो रहा था उसको देखी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई।
उसने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, क्या बात है शिवांगी, तुम इतनी फास्ट निकलेगा, मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था। मुझे तो तुम बहुत सीधी सादी भोली भाली इनोसेंट टाइप की लगती थी, पर तुम तो बड़ी फास्ट और चालाक निकली। सामने वाले की बातों को सुनकर शिवांगी बोली, आप ऐसे क्यों बात कर रही है मालिनी आंटी। सामने फ़ोन पर मालिनी थी तो उधर से मालिनी भड़कते हुए बोली, जस्ट शट अप शिवानी, मैं तुम्हारी कोई आंटी नहीं हूँ। ये सब दिखावे के लिए जो नाटक है ना, वो दुनिया के सामने ही रखो, मेरे सामने करने की ज़रूरत नहीं है। याद रखो, ये नाटक करने के लिए मैंने ही तुमसे कहा था, और किस तरह मुझे बोलना चाहिए तुमसे शिवांगी। तुम्हें जब ज़रूरत थी तब मैंने तुम्हें जॉब दिलाई, मैंने तुम्हें पैसे देकर तुम्हारे भाई को उन गुंज से बचाया, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम्हारे फैमिली को रास्ते पे आने से बचाई, और तुम मुझे अब डबल क्रॉस करने की कोशिश कर रही हो। शिवांगी, नहीं नहीं मालिनी आंटी। तो मालिनी ने बीच में ही शिवांगी के बातों को कटकर बोली, फिर से मैंने बोला ना, मुझे आंटी नहीं कहना, मैं कोई तुम्हारी सगी नहीं हूँ। मैडम बोलो या एक्टिंग लोगों के सामने किया करो, जब मैं तुम्हारे सामने हूँ तो मुझे मैडम बोलोगी। शिवांगी, ओक मालिनी मैम, पर मैंने ऐसा क्या ही कर दिया जो आप मुझे इतनी रात को और इतना सुन रही है। मालिनी थोड़ा रूड वॉयस में बोली, और किस तरह सुनाओ तुम्हें शिवांगी, रात के 2 बजे मैं तुम्हारे साथ कोई जोक्स या फन करने के लिए कॉल की है। वैसे एक बात बताओ, इस वक्त तुम हो कहाँ पर। मालिनी का सवाल सुनकर शिवांगी खामोश हो गई, उसे समझ नहीं आया उसे क्या बोलना चाहिए। वह सोच ही रही थी मालिनी को क्या जवाब दे, तो सामने से मालिनी की आवाज़ आई, नहीं बोल पा रही हो ना, मैं बताती हूँ तुम कहाँ पर हो। इस वक्त तुम मान के साथ हो, मान के फार्म हाउस में हो, एम आई राइट। शिवांगी चौंकते हुए बोली, आपको कैसे पता। मालिनी, तुम भूल रही हो शिवांगी, तुम्हें जॉब के लिए हायर मैंने करवाया था, तुम्हें सब कुछ सीखा पढ़ाकर मैंने भेजा था मान के पास, तो मुझे पता होता है मान कब कहाँ होता है, तो मुझसे चालाकी नहीं किया करो। शिवांगी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कोई चालाकी नहीं की, ट्रैकिंग से निकलकर मुझे यहाँ तक लाने का जो आइडिया था वह मान का ही था, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। मैं सच बोल रही हूँ आपसे, मैंने आपको कोई डबल क्रॉस या धोखा देने की कोशिश नहीं की, मुझे सच में नहीं पता था मान मुझे यहाँ लेकर आ जाएगा। और वैसे भी मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी थी, मैं आपको सुबह कॉल करने वाली थी। शिवांगी की बातों को सुनकर मालिनी थोड़ी शांत हुई और बोली, बोल क्या बात करनी है। शिवांगी, मालिनी मैम, मैं इस नाटक को और कंटिन्यू नहीं कर सकती, मुझे ही नहीं होगा, और मैं बहुत बड़ी धोखा कर रही हूँ उनके साथ। मालिनी, तुम क्या बोल रही हो, ये तुम्हें पता है ना शिवांगी, अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। शिवगी, मुझे अपनी कोई परवाह नहीं है, मैं बात बस इतनी सी है कि मुझे समझ में आ रहा है मैं कितनी बड़ी धोखा कर रही हूँ मान के साथ, उनसे उन्हें झूठ से नफरत है, और मैं शुरू से अब तक उनसे सिर्फ झूठ ही तो बोल रही हूँ, मैं सुबह होते ही उन्हें सब सच सच बताने वाली हूँ। मालिनी, क्या बात है शिवांगी, कहीं प्यार का नाटक करते करते तुम्हें सच में मान से प्यार तो नहीं हो गया। मालिनी की बातों को सुनकर शिवांगी एक बार मान के तरफ देखी जो इस वक्त गहरी नींद में सो रहा था। शिवांगी फिर से एक बार खामोश हो गई तो मालिनी फिर से बोली, तुम्हें प्यार करना है करो, ना करना है तो मत करो, जो करना है करो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस मेरे काम से फर्क पड़ता है। तुमने मुझसे पैसे लिए इस बात के लिए, और तुम्हें मेरे काम करना ही पड़ेगा। शिवांगी, मानती हूँ मैंने आपसे पैसे लिए हैं, पर मैं अब मान सर को और धोखे में नहीं रख सकती, इसलिए मैं सुबह होते ही उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगी, उसके बाद चाहे जो हो। मालिनी थोड़ा सरकास्म से हंसकर बोली, वैसे एक बात बताना शिवांगी, तुम्हें क्या लगता है मान तुम्हारी सच्चाई सुनकर तुम्हें माफ़ कर देगा और तुम्हें अपना लगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मान के सामने जब तुम्हारी सच्चाई आएगी तो मान तुमसे नफरत करेगा। जैसा कि तुम्हें पता है उसे झूठ से नफरत है, तो वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। बताओ तुम्हें जो बताना है मान को, तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारी बातों को मान जाएगा। वह मुझे अपनी माँ की तरह रिस्पेक्ट करता है, मैं फैमिली हूँ उसकी, तो वह मेरे बात पे भरोसा करेगा, मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। पर इतना तो तय है, तुम्हारी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि तब तुम्हारे पास ना तुम्हारा मान सर होंगे ना ही मैं, इसलिए मैं अभी भी बोल रही हूँ शिवांगी, मेरी बात मान लो और जल्दी से अपना काम खत्म करो। आई थिंक उसने तुम्हें अब तक प्रपोज कर दिया होगा, तो सुबह उठो और उससे डायरेक्ट शादी की बात करो। शिवांगी, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, अब जो हो सो हो बोलकर उसने फ़ोन कट कर दी और सोचने लगे कि उसे क्या करना चाहिए, कैसे हो सुबह मान से सारी बातें क्लियर करेगी। न के तरफ देखी तो वह अभी भी बहुत नशे में था, उसके आंखें नशे में बंद और खुल रही थी, पर मान के बातों को सुनकर शिवांगी की गाल फिर से लाल होने लगे थे। शिवांगी, यह क्या कर रहे हैं आप मान, आप काफ़ी नींद में हैं, अभी आपको सोना चाहिए, जाइए बेड पर और जाकर सो जाइए। मान, ऐसे कैसे, तुम्हारे बगैर सही से नींद भी नहीं आ रही है, मुझे कैसा रोग लगा दिया है शिवांगी तुमने मुझे, तुमसे दूर होते ही मैं रेस्टलेस फील करने लगा हूँ। शिवांगी, मैंने कुछ नहीं किया है मान, आपको ऐसा क्यों लग रहा है। मान एक हाथ से शिवांगी के चद्दर के वह नोट को पकड़ और दूसरे हाथ से उसकी कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया और अपने से लगा लिया, दोनों के बीच अब हवा गुजरने की भी जगह नहीं बची थी। शिवांगी बोली, ये क्या कर रहे हैं आप। मान, तुम्हें खुद नहीं पता शिवांगी तुम क्या कर रही हो मेरे साथ, बोलकर मान वैसे ही शिवांगी को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया और बेड पर लेकर चला गया और उसे बेड पर लेटा दिया।
और एक ब्लैंकेट दोनों के ऊपर डालकर शिवांगी के ऊपर आ गया। शिवांगी कुछ बोलने को हुई तो मान बोला, शुश आई नो तुम थकी हुई हो, कुछ नहीं कर रहा, मैं बस थोड़ा सा प्यार करना चाहता हूँ। इतना बोलकर हो शिवांगी के होठों के ऊपर अपना होंठ रख दिया और धीरे धीरे किस करने लगा। उसके के होठों को किस करते हुए ही वो उसके नेक पर आ गया और नेक पर धीरे धीरे किस करने लगा। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ मान शायद फिर से सो चुका है। उसने धीरे से मान को साइड किया और फिर से हेडरेस्ट से टीक कर बैठ गई। उसे अब नींद नहीं आ रही थी, कानों मालिनी की बातें गूंज रही थी। बेचैनी से अपने मन को भटकाने के लिए वह अपना लैपटॉप और फोन लेकर बेड पर ही हेडरेस्ट से टीक कर फिर से बैठ गई। लैपटॉप खोली तो उसे दिखा काफी मेल आया हुआ। उसे वो मेल्स चेक करने लगी। कुछ मेल्स चेक करते वक्त उसे एक ऐसा मेल दिखा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। वो मेल को पढ़ने के बाद वह कुछ सोचने लगी। काफी वक्त तक काफी चीजों को सोचने के बाद उसने एक कॉल किया। दूसरी तरफ जिसने भी फोन उठा के हेलो कहा, सामने जो भी था शिवांगी उससे बोली कहा हो। दूसरी तरफ से आंसर के बाद आए शिवांगी बोली मुझ पर भरोसा है। तो सामने से फिर से कुछ जवाब आया। शिवांगी बोली ठीक है, इससे आगे मुझे कुछ मत पूछना, जो मैं बोलूं सिर्फ इस बात को फॉलो करना, वही काम करना। इतना बोलते ही शिवांगी फोन रख दी और मान की तरफ देखकर बोली सॉरी मान, आई नो मैं गलत कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा गलत करती हूँ, पर मुझे ये करना ही होगा। मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा हो जाओगे, प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना।